हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म प्रोग्रेशन एकेडमी पर, जहां पर मैं प्रतीक जैन आपके साथ चल रहा था साइंस के सफ़र पर। और हमारी ये ध्वनि की फर्स्ट क्लास हो चुकी थी, जिसमें हमने ध्वनि के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े। और जैसा कि देखा कि चैप्टर लगभग 50 से 60% तो चैप्टर उसी क्लास में हो चुका है। जो भी हमने देखा ध्वनि की तीव्रता, आयाम, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, जिनके बारे में बेसिक क्वेश्चन आते हैं आपने अच्छे से कर लिए होंगे। फॉर्मूला था वेग का, वेग के फॉर्मूले पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी बेसिक कंसेप्ट में आपके पास में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयाम बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा, तीव्रता घटाने पर क्या होगा, दूरी बढ़ाने पर आयाम पर क्या फर्क पड़ेगा, ये प्रबलता पर क्या फर्क पड़ेगा। इस चीज़ पे आपके पास में डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आज उसी क्रम में हम ध्वनि की इस सेकेंड क्लास में कुछ और कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे कि ध्वनि का परावर्तन क्या होता है, कैसे होता है, ध्वनि के परावर्तन के क्या प्रभाव है, मनुष्य के श्रवण में किस तरीके से मनुष्य कितनी हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है, कौन सी नहीं सुन सकता, उनके क्या क्या उपयोग होते हैं, इसके बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। तो ये देखेंगे सबसे पहले ध्वनि का परावर्तन। अब परावर्तन आप बेसिक कंसेप्ट है, आपने देखा होगा। प्रकाश का परावर्तन आप सब जानते हैं कि प्रकाश इस तरीके से आया और टकरा करके वापस लौट गया, तो ये होता है प्रकाश का परावर्तन। उसी तरीके से सेम इसी कंसेप्ट पे आपके पास में ध्वनि का भी परावर्तन होता है, और वो होता है कुछ इस तरीके से कि ध्वनि का किसी कठोर सतह से, जैसे कि कोई दीवार हो गया, पहाड़ हो गया, कोई दरवाजा हो गया, कोई भी सतह हो गई, उस सतह से टकरा करके वापस लौट करके आना, वो हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन। मतलब परावर्तन का कंसेप्ट वही है, जैसे प्रकाश का होता है वैसे का वैसा ही यहाँ पे ध्वनि का परावर्तन होता है। मेन चीज आपको ध्यान रखनी कि ध्वनि का भी परावर्तन होता है, किसी भी चीज से टकरा करके ध्वनि का वापस आना, वो होता है ध्वनि का परावर्तन। जो चाहे कोई सी भी चीज हो सकती है, ठोस हो सकती है, द्रव भी हो सकती है, द्रव से भी अगर टकरा करके वापस आ रहा है तो परावर्तन, उस प्रोसेस को बोलते हैं परावर्तन। अब इस परावर्तन के हमें क्या उपयोग है, क्या उपयोग है या अनुप्रयोग है, वो हमें याद रखने हैं। डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऐसा हो रहा है क्यों, तो उसमें आपके पास आंसर आएगा कि ध्वनि के परावर्तन के कारण। तो इसमें आप एक तो देखिए कि मेगाफोन, मेगाफोन क्या होता है, एक जो माइक, जैसे कि पुलिस वाले कई बार अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं तो उनके पास में जो इस तरीके से माइक होता है, ये एक ये जो माइक होता है ये होता है मेगाफोन। अब ये मेगाफोन आप इसको मान लो, मेगाफोन मान लो, स्पीकर मान लो, ये जो भी इस तरीके की चीजें होती है, इनमें क्या होता है, ध्वनि के परावर्तन का उपयोग किया जाता है कि ध्वनि को बार बार टकरा करके उसकी आवाज वॉल्यूम तेज हो जाती है, तो ये उपयोग आता है। इसमें कौन सा कंसेप्ट काम आता है, ध्वनि का परावर्तन। दूसरे आप देखिए कि जैसे कि शहनाई हो गई, शहनाई वादक होता है, शहनाई जो लंबी सी शहनाई होती है, उस शहनाई में भी वो किसका उपयोग करते हैं, ध्वनि के परावर्तन का। अब वो किस तरीके से करते हैं हम आगे देखेंगे कि एक तो ये तो हो गया ध्वनि का परावर्तन, क्या सिर्फ सिंपल सी चीज कि ध्वनि का टकरा करके वापस आना, टकरा के ध्वनि वापस लौट रही है तो वो हो रहा है ध्वनि का परावर्तन। दूसरी चीज ये देखो कि ध्वनि का बहुलित परावर्तन, कि अभी तक तो आपने सिर्फ देखा कि ध्वनि का टकरा करके वापस आना, एक बार परावर्तन हुआ, लेकिन अगर ध्वनि बार बार टकरा करके बार बार लौटे, कि बार बार ध्वनि टकराए, इधर टकराए, इधर टकराए, इधर टकराए, कैसे भी तरीके से टकरा करके वो बार बार टकरू करके इधर बार बार इधर उधर टकराते रहे, तो ये हो गया ध्वनि का बार बार टकराना। तो इससे क्या होगा, ध्वनि का बार बार परावर्तन होगा, और इसको बोलेंगे ध्वनि का बहुलित परावर्तन। क्या बोलेंगे इसको, ध्वनि का बहुलित परावर्तन, ये इसको बोल सकते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ध्वनि बार बार टकरा करके आ रही है, यानी कि कई बार इसमें परावर्तन होकर के लौट रही है। इस प्रक्रिया में ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है, तीव्रता बढ़ जाती है तो आपको पता है तीव्रता बढ़ी तो आयाम बढ़ा, आयाम बढ़ा तो ध्वनि की आवाज तेज हुई, प्रबलता तेज हुई। जैसा कि हमने देखा था संबंध था कि प्रबलता ये किसके समानुपाती होती है, तीव्रता के। यानी कि अगर तीव्रता बढ़ गई, तीव्रता क्यों बढ़ गई, क्योंकि ध्वनि बार बार टकरा रही है, इधर टकराई, उधर टकराई, इधर टकराई, बार बार टकराने से क्या हो रहा है, ध्वनि की तीव्रता बढ़ रही है, और तीव्रता बढ़ने से ये हो जाएगा ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाएगी, प्रबलता बढ़ जाएगी, यानी कि ध्वनि की साउंड तेज हो जाएगा, आवाज और तेज हो जाएगी। ये चीज इसमें काम आएगी ध्वनि के बहुलित परावर्तन में। इसका उपयोग क्या होता है, उपयोग इसका क्या क्या हो सकता है, इसका उपयोग एक तो मैंने अभी बताया आपको मेगाफोन, मेगाफोन जो बताया कि वो इस तरीके का आपके पास है माइक, आप ये समझ लीजिए ये ऐसा माइक, ये होता है ऐसा, इसमें से जो आवाज निकलती है ये होता है आपका, यहां पे कोई इसमें बोल रहा होता है, आवाज काफी तेज निकलती है, तो इसमें क्या होता है कि जब एक बार आदमी बोलेगा तो ध्वनि इसमें ही अंदर इसमें टकरा गई, यहां टकरा गई, फिर यहां टकरा गई, फिर यहां टकरा गई, फिर यहां टकरा गई, बीच में इस तरीके से भी होता है। इनसे टकरा करके
टकरा के बार बार इसमें परावर्तन होता है और बार बार परावर्तन होकर के ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती जाती है। ध्वनि की आवृत्ति बढ़ गई तो तीव्रता बढ़ गई तो ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, आवाज तेज हो जाएगी। तो ये हो गया एक तरह से माइक, आवाज को तेज करने का काम आ रहा है, वो हो गया मेगाफोन। सेम कॉन्सेप्ट किसमें काम आएगा, शहनाई में भी। शहनाई में भी वो इस तरीके से शहनाई होगी, वो आगे यहाँ पे आपके पास में जब होगी, शहनाई में भी बार बार उसमें टकराएगी, टकरा करके और आवाज बार बार बहुलित परावर्तन से, मल्टीपल रिफ्लेक्शन से आपके पास में आवाज तेज हो जाएगी। और ये कॉन्सेप्ट काम किस में आएगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन में। तो इससे भी इसकी आवाज तेज हो जाएगी। फिर स्टेथोस्कोप, अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले उसके गले में जो लटका हुआ मिलता है वो होता है स्टेथोस्कोप। वो जो कुछ इस तरीके से आपके पास में एक उपकरण होता है, यहां से हम उसकी ध्वनि ये कानों में लगाने की, और यहां से हमारी जो धड़कन नापते हैं डॉक्टर, ये अब वो क्या करते हैं, यहाँ पे धड़कन को यहाँ पे लगाते हैं और कानों में उसमें सुनते हैं। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट का हमारा स्टेथोस्कोप में, ध्वनि का बहुलित परावर्तन। क्या होगा कि जब वो यहाँ पे लगाएगा तो वो साउंड उसके अंदर गया और अंदर उसमें काफी बार परावर्तन होकर के उसकी आवाज और तेज हो जाएगी। तो उसके कानों में वो आसानी से सुनी जा सकेगी। उसके अंदर जब लगा करके सुनेगा तो आवाज वो बहुलित परावर्तन के कारण तेज होकर के आसानी से सुन सकता है। तो स्टेथोस्कोप में कौन सा कंसेप्ट काम आ रहा है, ध्वनि का बहुलित परावर्तन। एक तो आपके पास में ये शहनाई वगैरह, मेगाफोन वगैरह, इसमें काम आ रहा है। दूसरी चीज आपने देखी स्टेथोस्कोप में काम आ रहा है। और आप देखिए सिनेमा हॉल में क्या होता है कि सब जगह आवाज पहुंचानी होती है हमें, कि सब जगह, बहुत जगह अलग अलग लोग बैठे हुए हैं तो वहां पे सभी जगह आवाज पहुंचे। या जैसे आप कॉन्सर्ट हॉल समझ लीजिए, कॉन्सर्ट हॉल, बड़ा बड़ा कॉन्सर्ट होते हैं, उन बड़े कॉन्सर्ट में आदमी अगर यहाँ स्टेज से बोल रहा है तो सभी जगह बराबर आवाज पहुंचे। ऐसा नहीं हो कि यहाँ तो बहुत तेज आवाज आ रही है, पीछे आवाज नहीं आ रही, सभी जगह आवाज तेज पहुंचाने में। इसमें भी क्या, किसका काम में लिया जाता है, इसमें भी काम में लिया जाता है ध्वनि के बहुलित परावर्तन का उपयोग किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए ध्वनि का बहुलित परावर्तन करवाने के लिए वो क्या करते हैं, जो इस कमरे की जो छत होती है, इस कमरे की जो छत होती है, वो छत सीधी नहीं बना करके छत को बनाते हैं वक्राकार, कुछ इस प्रकार से। जब भी कोई बड़ा हॉल होता है, कोई से भी पिक्चर हॉल को आप देख लें, पिक्चर हॉल की जो छत होती है वो सीधी नहीं होकर के इस तरीके से कुछ वक्राकार होगी। उस वक्राकार से अगर यहाँ से कोई चीज बोली जा रही है तो वो यहाँ से टकरा करके अलग अलग एंगल पर टकरा करके अलग अलग जाएगी। यहाँ से टकरा के इधर गई, यहाँ से टकरा के इधर गई, यहाँ से टकरा के इधर गई, यहाँ से टकरा के इधर गई। वक्राकार में क्या, अलग अलग टकरा के चारों तरफ फैल रही है। यानी कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो रहा है, मेन आपको ये नहीं समझाना कि किस तरीके से हो रही है, आपको ये समझना है कि इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा हो रहा है, ध्वनि का बहुलित परावर्तन। जैसे कि यहाँ देखिए, ये कॉन्सर्ट हॉल है, यहां से अगर ध्वनि निकल रही तो ये कर्व, जो आपके पास में कर्व वाली यहाँ पे छत है, ये छत से यहां से टकरा के अलग अलग एंगल पे टकरा करके सबके पास में समान आवाज पहुंच पा रही है। तो ये किस कॉन्सेप्ट का उपयोग करके बनाते हैं, ये क्यों बनाते हैं, ताकि समान सब जगह आवाज जाए और आवाज गूंजे नहीं। वो गूंजे नहीं वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले तो सब जगह आवाज पहुंचाने के लिए तो यहाँ पे ध्वनि का बहुलित परावर्तन का उपयोग किया जाता है। दूसरी चीज, एक हो गया लाउड स्पीकर में भी इसी तरीके से ध्वनि को, आवाज को बढ़ाने के लिए, प्रबलता बढ़ाने के लिए वही ध्वनि का बार बार परावर्तन, बहुलित परावर्तन करवाया जाता है और लाउड स्पीकर में वो चीज उपयोग आती है। अब इस बहुलित परावर्तन के कारण एक प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, वो क्या होता है, अनुरणन, रिवर्बरेशन, अनुरणन। ये क्या होता है, ये ऐसा होता है कि मान लीजिए कि जब दिवाली की सफाई हो रही होती है तब हमारे पास में एक खाली कमरा होता है, ये बड़ा हॉल होता है, उसमें जब हम सारे सामान निकाल लेते हैं और फिर उसके अंदर जाकर के कुछ बोलते हैं तो आवाज बार बार गूंज रही होती है, हमारी आवाज काफी ज्यादा गूंजती है। जब अगर बड़ा हॉल हो, कोई खाली कमरा हो, बड़ा हॉल, गुफा इस तरीके से हो, उसमें आवाज गूंजती है। वो गूंज क्यों रही है, क्योंकि वो ध्वनि बार बार टकरा रही है, इधर टकरा गई, इधर टकरा गई, ऊपर टकरा गई, जो बार बार परावर्तन हो करके ध्वनि की तीव्रता तो बढ़ रही है लेकिन वो टकरा करके वहीं पे गूंजी जा रही है, गूंज रही है। उसका प्रभाव कुछ देर तक रह रहा है, वो धीरे 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 जाकर के हमारी आवाज धीरे धीरे जाकर के कम होती है और फिर जाकर के वो शांत होती है। तो इसमें क्या है, कुछ समय लगता है, जैसे कि आपने एक बार उसके अंदर चिल्ला गए तो वो काफी देर तक आपको आवाज सुनाई दे रही है, टकराते 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 धीरे धीरे जाकर के वो स्लो होती है। ये जो प्रभाव है ये अनुरणन कहलाता है। ये सिंपल भाषा में बार बार जब ध्वनि टकरा रही है किसी खाली कमरे में, बंद कमरे में, बार बार टकरा करके, एक बार बोलने पे काफी बार टकरा करके वो धीरे 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 उसका प्रभाव काफी देर तक बना रह रहा है, तो वो तो हो गया आपका अनुरणन। कि बड़े हॉल या बंद कमरे कर ध्वनि का बार बार परावर्तन के कारण काफी देर तक बने रहना। मेन चीज इसमें ये कि जो ये साउंड था आपका बहुत देर तक बना रहता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण, बार बार परावर्तन के कारण काफी देर तक बना रहता है। तो ये होता है आपका अनुरणन, जो लंबे समय तक ये प्रभाव बना रहता है, ये प्रभाव अनुरणन है। अब ये चीज क्या है,
ये हुआ किसके कारण है? ध्वनि के बहुलित परावर्तन के कारण हुआ है। लेकिन ये चीज अच्छी बात नहीं है, हमारे लिए तो बुरी बात है, क्योंकि काफी देर तक आवाज गूंज रही तो हमें डिस्टर्बेंस हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसने क्या बोला, या कई बार नॉइस पोल्यूशन भी हो रहा है। इस प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब जैसे पिक्चर हॉल है, पिक्चर हॉल में तो बड़ा ही हॉल बनाना पड़ेगा, बड़ा हॉल बनाएंगे, उसमें स्पीकर लगेंगे तो स्पीकर भी बड़े लगेंगे। तो अगर इस तरीके से उसको बना दिया जाए तो उसमें ऐसे जैसे पिक्चर शुरू होगी तो वहां पे आपकी आवाज चारों तरफ गूंजेगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि पिक्चर में चल क्या रहा है। इसलिए इस प्रभाव को, कि वहां पे आवाज गूंजे नहीं, इसलिए वहां पे क्या करते हैं कि वहां पे इस प्रभाव को, अनुरणन को कम करने के लिए, एक तो जो वक्राकार सतह बनाई, वक्राकार छत बनाने से क्या है कि वो अलग अलग जगह फैल गई। एक तो चीज हो गई कि वक्राकार सतह बनाने से अलग अलग जगह फैल गई। दूसरी चीज इसमें क्या की गई, दूसरी चीज इनपे खुरदरे पृष्ठ बना सकते हैं। मतलब अनुरणन के प्रभाव को कम करने के लिए आपके क्या क्या किया जा सकता है कि जैसे खुरदरे पृष्ठ बना लो, जो दीवारें हो खुरदरी हो, बिल्कुल चिकनी होगी तो ज्यादा टकराएगी, परावर्तन ज्यादा होगा, खुरदरी होगी तो आवाज उसमें फंस करके रह जाएगी। तीसरी चीज, कपड़े की चीजें ज्यादा हो, कपड़ा क्या होता है, ध्वनि का अवशोषक होता है, तो इसलिए वहां पे बड़े बड़े पर्दे, कपड़े, सीट, जगह, जमीन जो होती है, जमीन पर भी आपके पास में वहां कपड़ा लगा हुआ होता है, और भी वेलवेट का कपड़ा लगा हुआ होता है, नमदा लगा हुआ होता है, क्योंकि नमदे के अंदर जो रेशे होते हैं, छिद्र होते हैं, उन छिद्रों के कारण वो परावर्तन नहीं हो पाता और आवाज वहीं फंस के रह जाएगी। मेन चीज, अनुरणन के प्रभाव को कम करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? वो किया जा सकता है, बड़े बड़े पर्दे लगाए जा सकते हैं, पर्दे, कपड़ा, कोई भी सोफा, किसी भी इस तरीके की चीजें जो कपड़ा अगर हो, जैसे कि कमरे के अंदर जब वो दिवाली की सफाई के बाद में वापस जब सामान भर जाते हैं तब आवाज नहीं गूंज रही, क्योंकि उसमें क्या है, एक तो सामान आ गया, थोड़ा सा भर गया, भरने में मेन चीज क्या है, उसमें कपड़ा, बेड के ऊपर जो गद्दे वगैरह इस तरीके की चीजें, वो क्या है, ध्वनि के अवशोषक होते हैं। इस वजह से वहां पे टकराने की जगह नहीं बची, प्लेन सरफेस उसको नहीं मिल पा रहा, तो टकरा के वो वापस बार बार परावर्तन नहीं हो रहा। तो अनुरणन से कम करने के लिए एक तो खुरदरे पृष्ठ बनाए जा सकते हैं, पर्दे लगाए जा सकते हैं, कपड़े लगाए जा सकते हैं, या ध्वनि अवशोषक यंत्र लगाए जा सकते हैं। इस तरीके से संपीड़ित फाइबर के बोर्ड भी लगाए जा सकते हैं, या फिर वक्राकार छतें बनाई जाती है। और ये सब क्यों किया जाता है? अनुरणन के प्रभाव को कम करने के लिए। ठीक है, अनुरणन क्या होता है ये आपको पता है कि काफी देर तक ध्वनि गूंजती रहती है, जो बार बार एक बार बोलने पे काफी देर तक गूंज रही, उस ध्वनि की गूंज जो टकराती रही, इधर उधर टकरा करके जो गूंज रही, उस गूंज को कम करने के लिए, वो गूंजे नहीं, इस तरीके से वो अनुरणन होता है। ठीक है, काफी देर तक ध्वनि के प्रभाव का बने रहना। और मल्टीपल रिफ्लेक्शन, बहुलित परावर्तन क्या होता है? परावर्तन तो आप समझ गए कि एक बार टकरा के लौटी, वो तो परावर्तन हो गया, लेकिन बार बार टकरा रही है, वो क्या हो गया? ध्वनि का बहुलित परावर्तन। ठीक है, बहुलित परावर्तन की आपने देख ली कि बहुलित परावर्तन के क्या उपयोग, क्या फायदे हैं। फायदे ही हमने देखे, जैसे कि मेगाफोन, शहनाई, स्टेथोस्कोप में आपको ये याद रखना है एग्जांपल कि स्टेथोस्कोप में किसका उपयोग किया जाता है? ध्वनि के बहुलित परावर्तन का। ठीक है, और सिनेमा हॉल, लाउड स्पीकर में अब आप कई बार देखते हैं जैसे बादल गरजते तो क्या होगा, हमें बहुत देर तक गड़गड़ाहट सुनाई देती है, बहुत लंबी आवाज, जैसे गड़ गड़। वो क्या हो रहा है, वो ऐसे बहुत सारी बार आवाज नहीं कर रहे, असल में क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे बादल गरज रहे, मान लीजिए यहाँ पे बादल गरज रहे और यहाँ पे हमारी पृथ्वी है, तो ये बादल के गरजने से यहाँ से आवाज यहाँ आई, फिर यहाँ से वापस बादल तक गई, फिर यहाँ आई, फिर वापस गई, फिर यहाँ आई, फिर वापस गई, फिर यहाँ आई। तो इस तरीके से इसमें कई बार ऐसा होता है कि बहुलित परावर्तन हो जाता है। तो ये बहुलित परावर्तन हुआ तो हम यहाँ पर है, तो हमें अगर जो ध्वनि सुनाई दी वो किस कारण से सुनाई दी? बहुलित परावर्तन के कारण, इसलिए हमें वो काफी ज्यादा गड़ इस तरीके से बहुत लंबी आवाज सुनाई दी। तो ये हो गया ध्वनि का बहुलित परावर्तन। ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बहुलित परावर्तन क्या होता है। ठीक है, इसके उपयोग भी हमने देख लिए। अनुरणन जो कि बहुलित परावर्तन की एक समस्या मान लीजिए, बहुलित परावर्तन की एक समस्या होगी, इस समस्या को कम करने के लिए हमने क्या क्या कर लिया वो भी आपको पता है कि इसको संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर, भारी पर्दे, वक्राकार छतें, ये सब करके इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, ये खत्म किया जा सकता है। अब आप आगे देखिए, एक और चीज है बहुलित परावर्तन के कारण ही, मान लीजिए एक चीज होती है प्रतिध्वनि। अब प्रतिध्वनि क्या होता है? इको। प्रतिध्वनि ये क्या होता है कि जब कोई आप कहीं किसी पहाड़ी क्षेत्र में जाएं, पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ पे ऊपर जाकर के दूसरे पहाड़ की तरफ आप जोर से आवाज लगाए, तो कई बार ऐसा होता है कि आवाज टकरा करके वापस लौट के आती है, आपको वापस सुनाई देती है। या कोई गुफा है, गुफा के अंदर जोर से चिल्लाते तो थोड़ी देर बाद में वो वापस टकरा करके आती है। इस चीज को जो आपने बोला और आपकी आवाज टकरा करके वापस लौट के आई और आपको सुनाई दी, तो जो सुनाई दी वो ध्वनि क्या कहलाएगी? प्रतिध्वनि। आपकी आवाज की वापस जो आकर के आपको सुनाई दे रही है वो प्रतिध्वनि है। जो लौट के आ रही है प्रोसेस तो क्या कह रही है? परावर्तन। केवल यहां से टकरा के और वापस आना, ये लौट के, ये प्रोसेस तो हो रही है आपकी परावर्तन। लेकिन जो सुनाई दिया, जो लौट के आने पर जो सुनाई दी, आपकी ध्वनि के रिफ्लेक्शन में आपके पास में जो दोबारा ध्वनि आकर के आपको सुनाई दे रही है वो है प्रतिध्वनि। कैसे कि मूल ध्वनि के परावर्तन के कारण जो ध्वनि आपको सुनाई दे रही है वो हो जाएगी आपकी प्रतिध्वनि। अब प्रतिध्वनि में आप एक चीज देखिए,
कि जैसे ये यहाँ पे खड़ा है, पहाड़ पे ये खड़ा हुआ है, अब यहाँ से आवाज़ लगा रहा है, दूसरे पहाड़ से ये चीज़ टकरा करके वापस आ रही है, तो ये कितनी देर में लौटेगी, इसको निकालने के लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ध्वनि की चाल कितनी है, टकराती कैसे है, पूरे उसके कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और अगर जल्दी लौट गई तो क्या होगा, ये देर से लौटी तो क्या होगा। तो मेन चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी देर में लौटती है। सबसे पहले तो ये बात है कि आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हमारे जो मस्तिष्क में जो ध्वनि का प्रभाव रहता है, कोई भी वर्ड आपने सुना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये वर्ड हमारे दिमाग में या हमारे कानों की कर्णपटल पे ये 0.1 सेकेंड तक बना रहता है, 0.1 सेकेंड तक, यानी कि 1 सेकेंड की 10वें भाग तक, 1 सेकेंड के 10वें भाग तक ये ध्वनि बनी रहती है। कुछ भी जो भी मैं बोल रहा हूँ या आप जो भी कुछ सुन रहे हैं, जो भी आप कहीं पे भी सुनते हैं, वो हमारे दिमाग पे, हमारे कानों पे वो प्रभाव बना रहता है 1/10 सेकंड तक। अगर उस 1/10 सेकंड से कम अंतराल पे कोई दूसरा वर्ड अगर आपको अचानक से सुनने में आ जाए, तो आप दोनों में विभेद नहीं कर पाएंगे, तो आप एक तरह से क्लियर ही नहीं हो पाएंगे कि दो शब्द आपको एक साथ, दो लोगों ने एक साथ एक चीज बोल दी। मान लो आप कहीं बात कर रहे हैं, 3 जने आपके सामने खड़े हैं, तीनों ने एक टाइम पे आपके सामने बात बोली, तो आप तीनों को एक साथ नहीं सुन सकते, क्योंकि ये वाला तीनों ने एक साथ बोला, तो आपके पास में जो दिमाग तक जो जारी है, कर्णपटल पे जो जारी है बात, इसकी 0.1 सेकंड तक रहेगी। उससे पहले कोई दूसरे ने बोल दिया तो आप इसकी बात और इसकी बात दोनों मिक्स हो जाएगी और आप समझ नहीं पाएंगे। तो मेन चीज क्या है यहाँ पे कि एक ध्वनि के बाद में दूसरी ध्वनि आने में 0.1 सेकंड का डिफरेंस है, तब तो वो सही है, तब तो आप दोनों चीजों को क्लियरली सुन सकते हैं। अगर 0.1 सेकंड से कम डिफरेंस है तो आपको वो सही से समझ में नहीं आएगी। यही मेन चीज है कि समय अंतराल, कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए, ये ध्वनियों में विभेद कर पाने के लिए आपके जो दोनों ध्वनियां है, ध्वनि और प्रतिध्वनि, जो ध्वनि आपने बोली और जो आपके टकरा करके वापस आई, उन दोनों के बीच में आपके पास में कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल रहना चाहिए। 0.1 सेकंड या 1/10 सेकंड, 0.1 सेकंड, ठीक है, 0.1 सेकंड का आपके पास में अंतराल रहना चाहिए, ठीक है। ये आपके तभी आपके पास में ध्वनियों में विभेद हो पाएगा। या आप इसके लाइव एग्जांपल में आप समझ लीजिए, जब आप जैसे मान लीजिए क्लास में गए, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। अब बात भले वो धीरे धीरे कर रहे हैं, कई लोग एक साथ, या फिर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी टीचर से, एक साथ बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो टीचर समझ नहीं पाता, क्योंकि वो बोल तो सब एक साथ रहे हैं, उसके कानों तक वो जो पहुंच रही है उनमें डिफरेंस नहीं हो पा रहा, कि उसमें 0.1 सेकंड का अंतर नहीं हो पा रहा, उसके पहले ही सारे एक साथ बोल रहे हैं, एक साथ बोलने पर वो डिफरेंस नहीं कर पा रहा। इसलिए स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए, स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए आपके पास में 0.1 सेकंड का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग में जो ध्वनि बनी रहती है वो कब तक बनी रहती है, 0.1 सेकंड तक। यही इसमें याद रखने की चीज है कि समय अंतराल कितना रहता है, 0.1 सेकंड। एक और चीज कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए आपके और जो प्रतिरोधक है, जो अवरोधक है, जिससे टकरा करके परावर्तक जो सतह है, उनके बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, कि आपके और परावर्तक सतह के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए। हमें एक चीज पता है कि ध्वनि की चाल कितनी होती है, ये तो आपको ध्यान है, 0.1 और 1/10, 0.1 या फिर 1/10 सेकंड। अब हम एक चीज देखते हैं कि ध्वनि की चाल कितनी होती है। नॉर्मली आप मान लीजिए जैसे 22 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, तो वहां पे आपके पास में ध्वनि की चाल हो गई 344 मीटर, 344 मीटर प्रति सेकंड। अब कोई अवरोधक, कोई सतह है, मान लीजिए यहां पे हम, ये खड़ा है, जैसे ये यहां पे खड़ा है, यहां से ये कुछ बोला हेलो, और वो गई यहां पे, और यहां से टकरा करके वो इसके पास में पहुंची वापस यहां, ठीक है, तभी तो इसके पास में प्रतिध्वनि सुनने को मिलेगी। प्रतिध्वनि कब, जब ये यहां से चिल्लाएगा हेलो, और यहां से गई आवाज यहां पे, यहां से टकरा करके वापस आई यहां पे, यानी कि यहां से यहां जाना और वापस आना, इन दोनों के बीच में अगर 0.1 सेकंड से कम का अगर समय अंतराल है, तो वो इसको स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी। यानी कि ये तो आपको समझ में आ गया, समय अंतराल कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड, ठीक है। और वो 0.1 सेकंड कहां से कहां तक है, इसके बोलने से यहां सामने टकरा के वापस आने तक, ये जो आवाज टकरा के वापस आ रही है, इस पूरे कंप्लीट में समय कितना लगना चाहिए, 0.1 सेकंड से ज्यादा लगना चाहिए। 0.1 सेकंड से अगर कम का समय है तो वो स्पष्ट प्रतिध्वनि नहीं सुन पाएगा। यानी कि यहां से यहां जाना और यहां से यहां वापस आना, इसमें मिनिमम 0.1 सेकंड का उसका समय होना चाहिए। अब आपको ये पता है कि ध्वनि की चाल कितनी होती है, ध्वनि की चाल होती है 344 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि वो 1 सेकंड में कितनी चल पा रही है, 344 मीटर प्रति सेकंड है। इसका मतलब 1 सेकंड में वो चल पा रही है 344 मीटर, ठीक है। तो आप ये देखिए कि 0.1 सेकंड में कितना चल पाएगी,
तो 0.1 सेकंड में चाल, तो वही 0.1 सेकंड मतलब 1/10 सेकंड भी इसको बोल सकते हैं, 1/10 सेकंड। तो वही 0.1 से आप इसको गुणा कर दो तो आपको पता लग जाएगा भाई 1/10 सेकंड या 0.1 सेकंड में कितना चल पाएगी, वो चल पाएगी 34.4 मीटर। यानी कि जिसमें उसको स्पष्ट प्रतिध्वनि सुननी है उसके बीच में उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 34.4 मीटर। लेकिन ये 34.4 मीटर वो कितना है, वो आपके यहां से बोल के टकरा के वापस आने की डिस्टेंस कितनी, इससे जब गई ध्वनि और टकरा के वापस आई तो ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 0.1 सेकंड में, ये होनी चाहिए 34.4। ठीक है, ये तो होनी चाहिए 34.4 मीटर। लगभग में चल रहा है ये मान, क्योंकि हमने 22 डिग्री टेम्परेचर पे माना है। अब हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं यहाँ पे यहां से बोलने और इस जो परावर्तक सतह है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की, इसके बोलने और इस पहाड़ के बीच में कम से कम कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए जब वो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुन पाएगा। तो वो हमें सीधी सी पता है कि 34.4 तो क्या है, यहां से जाके और वापस आने का, जाके वापस आने, यानी कि ये डबल है। तो हमें चाहिए सिर्फ यहां से सिर्फ जाने की चाहिए, यहां से यहां तक जा रही है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए हमारे पास में डिस्टेंस कितनी होगी व्यक्ति और परावर्तक सतह के बीच में, व्यक्ति और परावर्तक सतह के बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 34.4/2, यानी कि ये आ गए 17.2 मीटर। अब ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि व्यक्ति और परावर्तक सतह के बीच में कम से कम कितनी डिस्टेंस हो तब जाकर के उसको स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देगी, वो हो जाएगी 17.2 मीटर। और व्यक्ति के पास में प्रतिध्वनि वापस लौट के आने में कम से कम कितना समय होना चाहिए कि उसको स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई दे, कि कम से कम इतना डिफरेंस तो हो, समय अंतराल कितना होना चाहिए, वो है 0.1 सेकंड। ये 2 कंसेप्ट आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 0.1 सेकंड में से कम समय है तो उसको स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने को नहीं मिलेगी, उसको समझ में नहीं आएगा, जो वापस आएगी टकरा करके वो स्पष्ट नहीं होगी। और अगर 17.2 मीटर से भी कम दूरी है, 17.2 मीटर तो मिनिमम होनी चाहिए कि 17.2 मीटर की दूरी है, तो वो तब जाकर के उसके कानों में स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने को मिलेगी। ठीक है, ये 2 चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। 17.2 कैसे वैसे निकालना आप देख लीजिए कि कैसे, जब ध्वनि की चाल होती है 344 मीटर प्रति सेकंड, नॉर्मल चाल 344 मीटर प्रति सेकंड हो गई, हमें कितने सेकंड में चाहिए, 0.1 सेकंड में। तो 0.1 सेकंड में वो 34.4 मीटर जा रही है, 0.1 सेकंड में वो जा रही है 34.4। लेकिन वो 34.4 असल में क्या है, यहां से जाके और वापस आना। 34.4 क्या है, यहां से गई टकरा करके और वापस आई हमारे कानों तक। तो प्रतिध्वनि टोटल जो हमारे पास में 0.1 सेकंड में जो टोटल प्रतिध्वनि सुनी, उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, 34.4। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ इसके और इसके बीच में सिर्फ जाने की चाहिए। तो 34.4 कंप्लीट थी, हमने 2 का भाग और दिया, तो अब आपके पास आ गया 17.2 इसकी बीच की डिस्टेंस है कि यहां से यहां तक मिनिमम आपके पास में 17.2 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए, तब जाकर के आपको स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देगी। डायरेक्ट फैक्ट है, रटा हुआ होना चाहिए कि कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, 17.2, लगभग 17 मीटर मान लीजिए। 17.2 वो इसलिए आ रहा है क्योंकि 344 हमने माना 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं होकर के जीरो पे लेते तो भी आपके पास में 331 का आधा होता है। 331 में तो वो हो जाता आपके 16.5 हो जाता, लगभग 16.5 हो जाता। वो लगभग 17 के आसपास ही आपके पास में आएगा कि लगभग 17 मीटर की दूरी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ये देख लीजिए आपके पास में कैलकुलेशन भी की हुई है कि 0.1 सेकंड का तो डिफरेंस होना चाहिए और 17.2 मीटर की दूरी होनी चाहिए, 17.2 मीटर की दूरी होनी चाहिए। चलेंगे आगे। अब ये चीज हमने किसके बारे में बात की, प्रतिध्वनि के बारे में। अनुरणन आप समझ ही गए कि अनुरणन क्या है, कि बार बार टकरा करके जो गूंजती है आवाज, उसकी गूंज बनी रहती है, थोड़े टाइम तक बनी रहती है, वो तो हो गई गूंज। और प्रतिध्वनि क्या है, टकरा के वापस आना, वो हो गई प्रतिध्वनि, इको। ये ध्वनि के ही कुछ प्रभाव पढ़ रहे हैं हम कि ध्वनि क्या क्या कर सकती है, ध्वनि से क्या क्या होता है, ध्वनि के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, ध्वनि की क्या क्या विशेषताएं हैं। आपको लग रहा है कि सब चीज सिर्फ और सिर्फ समझने पे बेस है। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो समझ लीजिए आपको क्वेश्चन भी बहुत आसानी से होंगे। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ एक क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल, बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही इसमें बनने की संभावना ज्यादा होती है। सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि ध्वनि के बहुलित परावर्तन का प्रभाव निम्न में से किस में देखने को नहीं मिलता। आपके पास में 3-4 चीजें दे देगा
एक दे देगा आपके स्टेथोस्कोप दे दिया, एक दे दिया आपके पास में वक्राकार सतह का युक्त पिक्चर होल, दूसरा दे दिया आपके पास में सोनार टेक्निक दे दिया, कुछ भी दे दिया। अब आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये तो थे लेकिन सोनार नहीं था, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे ध्वनि बूम। ध्वनि बूम क्या होता है? ध्वनि बूम या सोनिक बूम, ठीक है, जब कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी पिंड ध्वनि की स्पीड से, तेज स्पीड से चले। ध्वनि की जो स्पीड होती है, ध्वनि की स्पीड हमें पता है कि लगभग, अब हम लगभग यही मान लेंगे 344 मीटर प्रति सेकंड, केवल एक एग्जांपल के रूप में मान रहे हैं कि लगभग 344 मान लो, 22 डिग्री टेम्परेचर होता ही होता है, इसके आसपास ही होता है। तो जब कोई वस्तु, कोई पिंड, कोई एरोप्लेन, कोई ट्रेन, कुछ भी चीज अगर ध्वनि की स्पीड से, तेज स्पीड से अगर चले, तो जब वो चलेगा, उसके चलने के साथ में वो हवा को काटते हुए निकलेगा, तो उस हवा के प्रभाव से वो वहां ऐसा प्रेशर क्रिएट होगा, उस प्रेशर के कारण वहां पे एक साउंड उत्पन्न होगा। उसकी गति के कारण, वो जो गति जा रही है जितनी तेज स्पीड से, मतलब इतनी तेज स्पीड से वो जा रहा है कि वो हवा को काटते हुए जा रहा है, उस हवा से वहां पे एक बूम उत्पन्न होगा। बूम कैसे? कि वहां पे प्रघाती तरंगें उत्पन्न होती है अधिक तेजी से। कोई चीज अगर ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से अगर जा रही है, तो वहां पे वायु में क्या हो रही है? प्रघाती तरंगे। उस प्रेशर के कारण वो हवा को जो काटते हुए जा रहा है वो प्रघाती तरंगे। अब वो प्रघाती तरंगे कैसी होती है? वो प्रघाती तरंगे बेहद तेज, काफी तेज होती है, क्योंकि वो काफी तेज स्पीड से आ रहा है, 344 मीटर प्रति सेकंड से भी तेज। आप समझ लीजिए 1 सेकंड के अंदर आधा किलोमीटर तय कर ले, कम से कम 1 सेकंड में आधा किलोमीटर, 2 सेकंड में 1 किलोमीटर, कम से कम इतना हो, जिसकी स्पीड इतनी है, तो वो कितनी तेजी से वो जाएगा वो सोच लीजिए आप। तो इतनी तेजी से वो जाएगा तो उसके वहां से कितनी तेज हवा का दबाव, प्रेशर क्रिएट होगा कि वहां पे काफी तेज तो गूंज उत्पन्न होगी, और काफी तेज वहां पे हवा बहुत तेजी से मतलब गूंज उत्पन्न करेगी। वो जो गूंज उत्पन्न हो रही है, उस गूंज को ही क्या बोलते हैं? ध्वनि बूम। वो जो आवाज का, साउंड का जो इफेक्ट हो रहा है, उसके केवल वहां से गुजरने से, उसके वहां के गुजरने से ऐसा साउंड उत्पन्न हुआ, वहां पे ऐसा साउंड उत्पन्न हुआ कि उस साउंड से वहां पे आसपास में जो कांच की, अगर कोई किसी के घर पे कांच लगे हुए हैं तो शीशों में दरार आ सकती है, कांच टूट सकते हैं, या फिर दीवारों में भी दरार आ सकती है। और किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ आवाज से। अब आप सोच लीजिए कि आवाज से किसी की दीवार टूट जाए, कोई हथौड़े से तोड़े तो समझ में आए, या कोई हथौड़े से, क्रेन से, अंबुजा सीमेंट का एड़ा था भी, क्रेन से भी नहीं टूटेगा, अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। और यहाँ पे किससे टूट रही है? सिर्फ और सिर्फ आवाज से। सिर्फ आवाज से कोई दीवार टूट जाए तो सोच लीजिए कितना तेज वो साउंड होता है कि कांच टूट गए, दीवारों में दरार आ गई। तो ये साउंड कब उत्पन्न होगा? ये ध्वनि बूम तब उत्पन्न होगा जब कोई ध्वनि की स्पीड से भी तेज स्पीड से चले। इसको बोलते हैं सोनिक बूम, ठीक है। अब ये क्या होती है? ये काफी शक्तिशाली होती है, ये मैंने बता दिया कि काफी शक्तिशाली होती है, इससे कांच टूट जाते हैं या भवनों की क्षति हो सकती है। अब सोनिक बूम, ध्वनि बूम, ध्वनि बूम से आप नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन सोनिक बूम, आपने सोनिक वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा। सुपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल आपने कहीं सुना होगा। वो सुपरसोनिक जो उसका नाम पड़ा है, वो इस सोनिक बूम के कारण ही पड़ा है। सुपरसोनिक इसलिए, वो उसके सुपरसोनिक, उसके नाम से उसमें पता लग रहा है सुपरसोनिक, यानी कि वो ध्वनि की स्पीड से, तेज स्पीड से चल पा रही है। सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक अलग अलग होते हैं वहां पे। ये चीज हम आपके पास में, अब तो चैप्टर आपके इसमें जुड़ भी गए, साइंस में भी जुड़ गए, साइंस टेक में इस तरीके की चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी कि सुपरसोनिक क्या होता है, हाइपरसोनिक क्या होता है। पर मेन चीज क्या है? सोनिक लग गया। सोनिक का मतलब है वो ध्वनि की स्पीड की से तेज स्पीड से चल रहा है। मिनिमम आप इतना समझ लीजिए कि मिनिमम स्पीड उसकी इतनी तो है ही सही कि ध्वनि से तेज, और वो जब चल रहा है, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल। अब ब्रह्मोस मिसाइल जब वहां से गुजर रही है तो वो इतनी तेज स्पीड से चल पा रही है कि वो भी सुपरसोनिक मिसाइल है, कि वो जब चल रही है तो वहां से अगर जमीन के पास से गुजर जाए तो जमीन के, जिनके घरों के पास से गुजरे, उन घरों के सबके कांच टूट सकते हैं, ठीक है। इतनी उसकी स्पीड होती है, और सिर्फ उस स्पीड के कारण जो आवाज उत्पन्न हुई है, उस आवाज से टूट सकते हैं वो। उसकी स्पीड से, उसकी टक्कर से नहीं, उस आवाज से, जिस तेजी से वो वहां से गई है, उस तेजी से जो आवाज उत्पन्न हो रही है, उस आवाज को बोलते हैं यहाँ पे ध्वनि बूम, ठीक है। चलेंगे आगे। अब हम बात करेंगे श्रव्यता का परिसर, जो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमें भी पता होना चाहिए कि हम कितनी चीज सुन सकते हैं, क्यों हम नहीं सुन सकते। कई बार ऐसा होता है कि भूकंप आने वाला होता है, कई जीव जंतु कई इधर उधर भागने लगते हैं, पक्षी उड़ गए, कुत्ते चिल्लाने लग गए, भौंकने लग गए, तो ऐसा होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि भूकंप आने वाला है, इसलिए ऐसा सब कुछ हो रहा था। उनको कैसे पता लग जाता है, हमें क्यों पता नहीं लगता। कई बार हम देखते हैं कि चमगादड़ रात को भी उड़ रहा है, उसको दिख कैसे रहा है, रात को अंधेरे में वो कैसे देख पा रहा है, ठीक है। या फिर हम देखते हैं कि पानी के नीचे पनडुब्बी कोई चल रही है, तो उसका पता लगा लिया जाता है। तो वो कैसे पता लगाया जाता है? ये सब चीज होती है पर डिपेंड श्रव्यता के परिसर पे। श्रव्यता का परिसर है कि हम कितने हर्ट्ज की ध्वनि सुन पा रहे हैं। सबके लिए श्रव्यता का परिसर अलग अलग होता है। जैसे कि सबसे सिंपल मनुष्य के लिए, हमारे लिए क्या श्रव्यता का परिसर है? हम 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज,
किलो का मतलब वही हो गया 1000, तो 20,000 हर्ट्ज तक की हम ध्वनि सुन सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से 20,000। ये है मनुष्य के लिए कि मनुष्य 20 हर्ट्ज से कम भी नहीं सुन सकता और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा भी नहीं सुन सकता। हर्ट्ज आवृत्ति, आवृत्ति आपको पता ही है कि प्रति सेकंड दोलनों की या कंपनों की संख्या, कि 1 सेकंड में अगर 20 कंपन से कम कंपन हो रहे हैं तो इतनी कम आवृत्ति की आपके पास में ध्वनि आप नहीं सुन सकते। या 20,000 से ज्यादा कंपन हो रहे हैं तो वो वाले कंपन भी आप नहीं सुन सकते। ठीक है, यहां पे मनुष्य की परास हो गई 20 हर्ट्ज से 20,000। इसको तो बोलते हैं श्रव्य। कौन सी बोलते हैं इसको? श्रव्य ध्वनि। ठीक है, श्रव्य ध्वनि जिसको मनुष्य सुन पा रहा है। लेकिन इस श्रव्य ध्वनि से कम, यानी कि 20,000 से कम, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि जो होती है उसको बोलते हैं अश्रव्य या इंफ्रासाउंड। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? इंफ्रासाउंड, अश्रव्य। 20 हर्ट्ज से कम, यहां पे क्या है? 20 हर्ट्ज से कम 20, 19, 15, 10, 5 कितनी भी हो सकती है, पर 20 से कम है तो वो अश्रव्य, इसको मनुष्य नहीं सुन सकता। लेकिन ये जो हो गया हाथी हो गया, वेल मछली हो गई, गेंडा हो गया, राइनोसोरस गेंडा, ये सब इन ध्वनियों को सुन सकते हैं। कौन कौन? हाथी, वेल, गेंडा। जो मोटे लोग हैं, मोटे लोग नहीं सॉरी, मोटे जानवर, मोटे भारी भरकम जो जानवर है, आप एग्जांपल से इसको ऐसे याद रख लें। जैसे वेल होती है, कितनी बड़ी सारी होती है, वेल हो गई। हाथी हो गया, हाथी भी बड़ा सारा होता है। गेंडा हो गया, गेंडा भी बड़ा सारा होता है। जो ये बड़े जानवर हो गए वो इसको सुन सकते हैं। ऐसा नहीं आप अपने पड़ोसी को बोलो कि भाई तू मोटा है तो सुन पा रहा होगा, ऐसा नहीं। मोटे ये जो स्पेशली, ये आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने कि वेल मछली इस चीज को सुन सकती है, हाथी इस चीज को सुन सकता है और गेंडा इस चीज को, इस ध्वनि को सुन सकता है। और ये ध्वनि होती है आपके अश्रव्य ध्वनि। ठीक है, अश्रव्य ध्वनि जो कि हाथी, वेल और गेंडा, राइनोसोरस, ये इसको सुन सकते हैं। एक चीज और, ये ध्वनि कब निकलती है ये आप समझ लीजिए, ज्वालामुखी फटने के टाइम पे और भूकंप आने के टाइम पे। मेन चीज ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूकंप जब आने वाला होता है, ये भूकंप जब आता है तब तो कौन सी ध्वनि निकलती है? वो ध्वनि निकलती है आपके अश्रव्य ध्वनि। अब इस अश्रव्य ध्वनि को ही मनुष्य तो बिल्कुल नहीं सुन सकता, इसलिए मनुष्य को बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि यहाँ पे भूकंप आने वाला है। लेकिन कुछ छोटे मोटे जानवर हो गए, जैसे कुत्ता बिल्ली हो गए, चूहे हो गए, वो भी हल्का फुल्का महसूस कर लेते हैं और वो महसूस करके पक्षी उड़ जाते हैं तो वो बेचैन होकर के, इस वजह से वो बेचैन हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कौन सी तरंगे, ये जो ध्वनि निकल रही होती है ये होती है अश्रव्य ध्वनि। ठीक है, इस अश्रव्य ध्वनि के कारण ही जो जानवर होते हैं, छोटे मोटे जानवर, भूकंप से पहले उनको पहले आभास हो जाता है इस चीज का, हमें आभास नहीं हो पाता। ठीक है, ये तो हो गए 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि कम निकलती है भूकंप के समय। लेकिन 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, क्योंकि मनुष्य तो केवल 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन पा रहा है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाली ध्वनि होती है उनको बोलते हैं पराश्रव्य, अल्ट्रासाउंड। क्या बोलते हैं इनको? पराश्रव्य या अल्ट्रासाउंड। अब ये क्या होती है? नॉर्मली ये तो बताई थी कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। ये कौन कौन इसको सुन सकता है, ये उत्पन्न कर सकता है, इसको निकाल सकते हैं। एक तो आपके पास में ये उल्लू, सॉरी चमगादड़, चमगादड़ होते हैं, वो रात में देखने के लिए इस टेक्निक का उपयोग करते हैं। उनके पास में इन ध्वनि को, पराश्रव्य ध्वनि को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। वो क्या करते हैं? अपने मुख से पराश्रव्य ध्वनि की तरंगे आगे भेजते हैं। अब जो पराश्रव्य आगे तरंगे भेजा तो अगर उसके सामने कोई दीवार होगी तो वो टकरा करके जब जा रही है तो टकरा के लौट के आ रही है, तो उस लौट के आने की स्पीड से वो अपने दिमाग में अंदाजा लगा लेता है कि सामने कोई चीज है। अगर वो भेजा आगे कुछ भी नहीं है तो वो वापस सीधे उड़ता हुआ जाएगा। मतलब वो लगातार वो ध्वनि की तरंगे भेज रहा होता है। वो तरंगे हमें तो सुनाई नहीं देती क्योंकि वो पराश्रव्य तरंगे हमें नहीं सुनाई देती, लेकिन किसी को तो सुनाई देती ही होगी। तो वो हम बात करेंगे भी आगे कि मेन चीज क्या है, वो इन पराश्रव्य तरंगों को भेजता है, उससे उसके आगे क्या है, अवरोधक है या कोई दूसरी चीज है, उसको उस चीज से पता लग जाता है। जब टकरा के वो वापस आ रही होती है, टकरा के नहीं आ रही, इसका मतलब आगे कुछ भी नहीं है। तो इस स्पीड से, इस तरीके से वो अंधेरे में, मतलब बिल्कुल उसको भी कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन उस केवल ध्वनि के संकेतों से वो आगे उड़ के जा रहा है। दिख तो उसे भी नहीं रहा, लेकिन वो उस तरंगों के माध्यम से जो पराश्रव्य तरंगे वो भेज रहा है, वो पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उससे टकरा के लौटने के तरीके से वो एक अनुमान लगा रहा है कि सामने कोई अवरोधक है कि नहीं है, सामने कोई दीवार है, पेड़ है, कुछ भी, उसको उसका पता लग जाता है, आभास हो जाता है। इसको हम देखेंगे ये वही चीज चार्ट के रूप में कि अश्रव्य तो क्या होती है कि 20 हर्ट्ज से कम हो गए, भूकंप ज्वालामुखी के समय उत्पन्न हो रही है। हाथी, वेल, राइनोसोरस गेंडा, ये जो भारी भरकम जो जानवर है उनको इस चीज का पता लग रहा है, अश्रव्य ध्वनि वो सुन पा रहे हैं। मनुष्य 20 से 20,000 हर्ट्ज की सुन पा रहा है। लेकिन जो पराश्रव्य है, पराश्रव्य 20,000 से ज्यादा वाली, इसको चमगादड़, डॉल्फिन और पोर्पोइस पक्षी, चमगादड़, डॉल्फिन, पोर्पोइस पक्षी, ये एग्जांपल आप ध्यान रख लेना। चमगादड़ और डॉल्फिन, डॉल्फिन का तो आपको पता ही है, डॉल्फिन ये चीज सुन पाती है। कई मूवी में ये सीन दिखाया जाता है कि पराश्रव्य ध्वनि का तकनीक का उपयोग करके डॉल्फिन को समुद्र की सतह पर, या फिर जैसे कि जब
ज्वार भाटा इस तरीके से आने वाला होता है तो डॉल्फिन पहले आगे आ जाती है, तो वो क्या उस तरंगों को महसूस कर लेती है। वो किस वजह से? पराश्रव्य जो तरंगें होती है उन पराश्रव्य तरंगों को महसूस कौन कर पाती है? डॉल्फिन। डॉल्फिन केवल इन तरंगों को महसूस करके आपके पास में आ जाती है, ठीक है। और आप देखें कि जो अवश्रव्य है, अवश्रव्य जिसको गेंडा और हाथी सुन पा रहे थे, वो एक राइनोसोरस गेंडा होता है, वो 5 हर्ट्ज तक की अवश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके आपस में संपर्क स्थापित करते हैं। जो गेंडे दो गेंडे आपस में संपर्क किस हिसाब से स्थापित कर रहे हैं, वो जो ध्वनि निकाल रहे हैं वो लगभग 5 हर्ट्ज की होती है। 5 हर्ट्ज की है तो अवश्रव्य ही है। अवश्रव्य जो सुनने लायक नहीं, मतलब 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम वाली है, यानी कि ये 5 हर्ट्ज तक की है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट है एनसीईआरटी इफेक्ट कि 5 हर्ट्ज से कम वाली को राइनोसोरस गेंडा इस ध्वनि के कारण आपस में संपर्क स्थापित कर पाते हैं। दूसरी चीज, दूध के शुद्धिकरण में भी इस चीज का उपयोग किया जाता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन पराश्रव्य, पराश्रव्य आपके पास में काफी इंपॉर्टेंट है। पराश्रव्य के काफी उपयोग होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जहां पे पराश्रव्य ध्वनि हम उत्पन्न करके काफी उपयोग किए जाते हैं, वो आपको सारे याद रखने। एक तो चीज क्या कि जैसे शुलभ, ये क्या होता है? एक प्रकार का जानवर होता है जो चमगादड़ जब उड़ रहा है, चमगादड़ रात को जब उड़ रहा होता है तो वो जो पराश्रव्य ध्वनि छोड़ रहा है, पराश्रव्य ध्वनि की तरंगे छोड़ रहा है, उस चीज को महसूस कर लेता है सुलभ। ये उस ध्वनि को सुन करके ये चौकन्ना हो जाता है और ये छिप जाता है, मतलब इसका शिकार नहीं कर ले, इस वजह से ये चीज ये छुप जाता है। तो सुलभ क्या होता है? वो चमगादड़ के द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य ध्वनियों का सुन करके इससे बचता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? चूहे भी पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये तो जानवरों के बारे में हो गया, लेकिन इसका उपयोग क्या है आपके पास में? उपयोग क्या क्या है वो आपको सबसे ज्यादा याद रखने की। पराश्रव्य ध्वनि कहाँ पे उपयोग ली जाती है? पराश्रव्य मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। एक चीज तो यहाँ पे सफाई में, क्लीनिंग में, जो कोई सर्पिलाकार नलियां है, सर्पिलाकार नलियां जैसे ये देख लीजिए आप, सर्पिलाकार नलियां, उसके जो विषम आकार के पुर्जे होते हैं उनको साफ करने के लिए क्या करते हैं? वहां पे उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य ध्वनियां भेजी जाती है। पराश्रव्य ध्वनि जो उसके अंदर भेजी जाएगी, उस ध्वनि के कारण वहां पे जो ध्वनि टकरा करके वहां के जो कलपुर्जे उनको साफ करके वहां चिकनाई, मेल, गंदगी जो भी होती है उनको ये नीचे गिरा देती है। तो मेन चीज तो क्या? सफाई के लिए, सफाई में चिकनाई वगैरह को इसको अलग कर पाती है। और वो कैसे? पराश्रव्य ध्वनि के कारण। एग्जाम्पल याद रखना है, कैसे कर रही है वो याद नहीं है कोई बात नहीं, कि सफाई कैसे कर रही है कि पराश्रव्य ध्वनि हम इसमें सर्पिलाकार नली में भेज रहे हैं, वो ध्वनि आपस में टकरा करके चारों तरफ से सफाई है चिकनाई को खींच करके, मिट्टी को खींच के बाहर गिरा देती है, ठीक है। दूसरी चीज हम देखेंगे कि जो कोई धातु के ब्लॉक होते हैं, कोई ब्लॉक बिल्डिंग होती है कहीं पे, जैसे पुल बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, उसमें जो धातु के कोई ब्लॉक लग रहे हैं, पत्थर का ब्लॉक लग रहा है, उन चीजों में कहीं पे कोई कमी रह गई, त्रुटि रह गई, कोई चीज बीच में से टूटी हुई रह गई, कोई डिस्टेंस कुछ रह गई, कहीं कहीं पे दरार रह गई उन धातु के ब्लॉक में, उसका पता लगाने के लिए हमें क्या उपयोग में लिया जाता है? पराश्रव्य ध्वनि। वो क्या करते हैं? इस तरीके से पराश्रव्य ध्वनि को इसमें भेजते हैं। ये पराश्रव्य ध्वनि भेजी, अब वो एक तो नॉर्मल डिटेक्टर होता है आपके पास में, दूसरा उपकरण, साइंटिफिक उपकरण होता है कि जब इधर से ध्वनि भेजी, तरंगे भेजी, इन तरंगों से वो चेक करते हैं कि भाई ये यहाँ से होकर के इतनी देर में आ जानी चाहिए। तो ये अगर नॉर्मली आ रही है तो इसका मतलब वो बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं आ रही है, उसमें कोई दरार है, तो दरार में क्या हो जाता है? उसका परावर्तन हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा, जगह चेंज हो जाएगी। इससे उसको ये चीज नोट कर लेगा कि यहाँ पे अंदर कोई दरार है या कोई कमी रह गई। तो मेन चीज क्या है? उन दोषों का पता लगाने के लिए, ठीक है। कोई भी धातु के ब्लॉक होते हैं उसमें दरार या छिद्र का पता किससे लगाया जाता है? वो दरार या छिद्र का पता लगाया जाता है पराश्रव्य ध्वनि के कारण, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के कारण, ठीक है। तो मेन चीज आपको पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के अनुप्रयोग याद रखने की, ये क्या क्या कर सकती है, कि ये कर सकती है, एक तो सफाई के रूप में काम में आती है, दूसरा दरारों का पता लगा सकती है, तीसरा आप और देखो कि ये एक सोनार के रूप में भी काम में ली जाती है। सोनार के अंदर कौन सी तरंगे काम में ली जाती है? वो होती है पराश्रव्य तरंगे। सोनार होता क्या है वो आप इस फोटो से आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए कोई जहाज है, इस जहाज के द्वारा पराश्रव्य तरंगे भेजी जा रही है और वो पराश्रव्य तरंगे नीचे समुद्र में, पानी में, ये समुद्र के अंदर है ये जहाज, पानी के अंदर कोई नीचे जमीन में कोई चीज बह रही है, ये क्या है? पनडुब्बी। पनडुब्बी होती है जो पानी के अंदर भी बहती है, पानी के ऊपर भी आ सकती है, लेकिन मेनली पानी के अंदर रहती है और कई महीनों तक पानी के अंदर रहती है। जैसे दूसरे देश का दुश्मन वो हमारे सरफेस एरिया में आकर के, हमारे एरिया में आकर के, उसमें जाकर के वो अंदर पानी के अंदर यहाँ पे घूम रहा है, तो उसका पता लगाया जा सकता है किससे? इन पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के माध्यम से। पराश्रव्य तरंगे भेज रहे हैं, यहाँ पे कोई है सामने, कोई पनडुब्बी है, कोई अवरोधक है, कोई भी सतह है, तो ये उससे टकराएगी, टकरा करके वापस आएगी और वो मशीन उस चीज को कैच कर लेगी कि आगे कितना बड़ा कौन सा यंत्र और कितनी, अगर वो मूवमेंट भी कर रहा है तो उस चीज को भी वो कर लेगी, नोट कर लेगी कि वो कितनी स्पीड से चल रहा है। अगर आगे बढ़ रहा है, कोई व्हेल मछली आ गई नीचे,
व्हेल मछली को काउंट कर लेगी, कोई सामने पहाड़ आ गया, पानी के अंदर कोई पहाड़ है, पानी के अंदर कोई और चीज़ है, कोई खजाना है, कोई गहराई ज़्यादा है, उन सब चीज़ को किससे नोट कर लिया जाता है? पराश्रव्य तरंगों से। सिर्फ इस तरीके से पता लगाया जाता है कि वो कितनी देर में टकरा करके वापस आ रही है, सिर्फ उसकी स्पीड से, स्पीड और टाइम से, कि इतनी देर में टकरा के आई मतलब वो यहीं से टकरा के आई, और ज़्यादा देर में टकरा के आई इसका मतलब ये काफ़ी देर बाद में जाके नीचे, बहुत नीचे तक जाके आ रही है, यानी कि नीचे कुछ ही नहीं है, और इस चीज़ को वो यंत्र नोट कर लेता है। तो मेन चीज़, इस टेक्निक को बोलते हैं सोनार। सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग, ये फुल फॉर्म भी आप ध्यान रख लेना कि सोनार मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग। एसओ मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग। ये क्या करता है? ये जल के नीचे की वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए ये टेक्निक का उपयोग किया जाता है। कि जल के नीचे, पानी के अंदर कोई चीज है, पानी के अंदर नीचे कोई नाव है, कोई पनडुब्बी है, कोई भी आपके पास में व्हेल मछली, पहाड़, कुछ भी चीज़ है आपके पास में, खड्डा, दूरी, वो चल रहा है। अगर मान लीजिए मेन तो पनडुब्बी है, इनका ही पता लगाने के लिए काम में आती है। पनडुब्बी है कोई दूसरे दुश्मन देश की है, तो वो पनडुब्बी अगर गुजर रही है वहां से, यहाँ पे इससे पता लगा लिया जाता है कि अपने नीचे से कोई पनडुब्बी गुजर रही है, आसपास कोई पनडुब्बी है। ठीक है, इस टेक्निक को बोलते हैं सोनार। दूसरी चीज, चिकित्सा के क्षेत्र में भी कई जगह पराश्रव्य ध्वनियों का उपयोग किया जाता है। पराश्रव्य अल्ट्रासाउंड, आपने चिकित्सा के क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड का नाम तो सुन ही रखा होगा कि अल्ट्रासाउंड कहाँ पे, नहीं सुना तो अभी याद आ जाएगा। एक तो आपके काम आती है इकोकार्डियोग्राफ, ईसीजी। ईसीजी क्या होता है? दिल की धड़कनें नापने के लिए। अगर जैसे कि मान लो किसी को हार्ट अटैक आया हुआ है, आने वाला है, या दिल में कोई धड़कनों में कोई भी डिस्टर्बेंस है, डिसबैलेंस है, अगर आपके पास में धड़कन संबंधित, दिल संबंधित कोई समस्या आ रही है, तो सबसे पहले कोई चीज की जाती है, वो होती है ईसीजी। ईसीजी में क्या करते हैं? एक ग्राफ निकलता है पूरा, आपकी धड़कनों के मैपिंग, पूरी मैपिंग होकर के निकलती है। ग्राफ जो होता है, कि बचपन में मैथ्स में ग्राफ मिलता था, वैसा एक लंबा सा ग्राफ होता है। उस ग्राफ में वो रेखाएं, कई रेखाएं होती है, उस ग्राफ के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि आपकी दिल की धड़कनें सही चल रही है कि नहीं चल रही, ये चीज। और इसके अंदर क्या किया जाता है? असल में इसके अंदर पराश्रव्य ध्वनि की तरंगे आपके यहाँ पे भेजी जाती है। क्या उपयोग आया यहाँ पे? पराश्रव्य तरंगे। तो ईसीजी के अंदर भी क्या काम आ रहा है? पराश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की। अब आपको सुनाई नहीं दे रही, वो तरंगे तो आपके अंदर भेज रहे हैं, तो लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि हमारी श्रव्यता ही 20,000 हर्ट्ज तक ही है। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की भेज रहे हैं, इसलिए हमें बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा, बिल्कुल हमें सुनसान होता है, साइलेंट रहता है, कुछ भी पता नहीं लगता कि हमारे अंदर कुछ ध्वनि तरंगे जारी है। एक तो कहीं में काम आया इकोकार्डियोग्राफी या ईसीजी में, जो क्या करता है, फिर वो मशीन क्या करती है, वो टकरा करके जब वापस आई तो वो मशीन उसका प्रतिबिंब बना देती है कि भाई हाँ कि हृदय ठीक चल रहा है, कैसा चल रहा है। यह आपके ईसीजी में। दूसरी चीज अल्ट्रासोनोग्राफी में। अल्ट्रासोनोग्राफी, अब सोनोग्राफी तो आपने करवाई, ये सुना होगा। सोनोग्राफी क्या होती है? अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसके द्वारा आप यकृत, गुर्दे, गर्भाशय आदि की जांच करवा दी जाती है। आजकल तो सोनोग्राफी के लिए सरकार भी एक योजना चला रही है, जिसमें महिलाओं को 2 सोनोग्राफी या फिर 2 अल्ट्रासोनोग्राफी फ्री करवाना, मतलब अनिवार्य कर दिया गया है। फ्री में उनको एक देते हैं, कूपन देते हैं कि आप उसको अल्ट्रासोनोग्राफी आप करवाएं बच्चे की जांच के लिए। गर्भवती महिलाएं उस चीज की, भाई जच्चा बच्चा दोनों ठीक है, इस चीज की जांच करवाई जाती है। और वो क्या करती है? असल में वो क्या करती है? गर्भाशय के अंदर वही अल्ट्रासोनोग्राफी की तरह अल्ट्रासाउंड भेजती है, और वो तरंगे, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे टकरा करके वापस आती है, और उससे पता लगाती है कि वहां पे कितनी दूरी तक क्या क्या वहां पे मौजूद है। ठीक है, उससे मैपिंग कर, मतलब चित्र बन जाता है, उपकरण के अंदर चित्र बन जाता है। मेन चीज इसमें क्या काम आ रही है अल्ट्रासोनोग्राफी में? वही आपकी पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। ठीक है, इसके द्वारा, अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा आप यकृत की भी जांच करा सकते हैं, गुर्दे की भी जांच करा सकते हैं, और मेन जो गर्भवती महिलाएं, गर्भाशय की, इसकी जांच तो यहाँ पे काम आती है, तो बहुत कॉमन हो चुका है। तीसरी चीज है सर्जरी के द्वारा। कोई गुर्दे के अंदर छोटी मोटी पथरी है, उसके उस छोटी मोटी पथरी को तोड़ने के लिए भी आपके पास में अल्ट्रासाउंड की टेक्निक से काम में ले ली जाती है। अल्ट्रा जो ये पराश्रव्य ध्वनि तरंगे, ये पराश्रव्य ध्वनि तरंगे भेज करके कोई छोटी मोटी, अगर गुर्दे के अंदर कोई पथरी होती है, उसको वहीं अंदर तोड़ के, उसको बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ करके और मूत्र मार्ग से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। बारीक कणों में तोड़ करके उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो मेन चीज ये कहाँ कहाँ काम आ गई? सोनार में काम आ गई, चिकित्सा क्षेत्र में यहाँ पे इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी में काम आ गई, अल्ट्रासोनोग्राफी में काम आ गई, सर्जरी में काम आ गई। इसके अलावा आपके पास में सफाई में, क्लीनिंग में काम आ गई, और कुछ दोषों का पता लगाने के लिए काम आ गई। इसके अलावा भी और भी आपके पास में कई ऐसे उपयोग है जो आपको डायरेक्ट याद रखने, जैसे कि कीमती कपड़ों की सफाई करने में, जो महंगे कपड़े हैं उनकी सफाई के लिए हम किसको काम में लेते हैं? पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को। उसके अलावा ये जो पराध्वनि संसूचक यंत्र है, इस यंत्र के द्वारा मैंने अभी बता दिया, यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय आदि का प्रतिबिंब बना करके ट्यूमर, पथरी, इनका पता लगा लिया जाता है। ये तो मेडिकल में आपके पास में काम आई गई। फिर घड़ी और विमानों के कलपुर्जे,
ऐसे जगह घड़ी में जहां पर नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि वो बारीक है, और विमानों के भी ऐसे कलपुर्जे जहां पर पहुंचा नहीं जा सकता, वहां क्या करते, इस पराश्रव्य ध्वनि को तरंगों को भेजते। और ये तरंगे जिस तरीके से शुरुआत में हमने सफाई की थी, उसी तरीके से ये तरंगे उसमें जो भी कचरा है, गंदगी है, उसको खींच करके बाहर गिरा देती है। ठीक है, उसके आंतरिक कलपुर्जों की सफाई करने में इस ध्वनि का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, इस ध्वनि के कंपन का उपयोग कर लिया जाता है उसमें। फिर जैसे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे अगर जैसे सर्दियों में घना कोहरा छा रहा है, कोहरा हो रहा है, धुंध हो रही है, तो उसमें क्या होगा, एयरपोर्ट पे एरोप्लेन लैंड नहीं कर सकता, क्योंकि एरोप्लेन जब ऊपर उड़ रहा है तो उसको नीचे कोहरे में उसको ये पता नहीं लग पा रहा कि एयरपोर्ट कहाँ है और रनवे कहाँ पे, मतलब पट्टी, हवाई पट्टी कहाँ पर है। हवाई पट्टी अगर पता नहीं लगेगी तो वो किस तरीके से उतरेगा। तो वहां पे क्या करते हैं, वहां पे भी इस तरीके से पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं। इन ध्वनि तरंगों के उपयोग के द्वारा वहां पे जो वायु में उपस्थित कण है, उन सब कणों को हटा करके एक जगह कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, ध्वनि के कणों का स्कंदन हो जाता है, और स्कंदन करके वो थोड़ा क्लियर हो जाता है, वहां पे थोड़ा भारी होकर के बैठ जाते हैं या हटा दिए जाते हैं। इससे दृश्यता हो जाती है, मतलब वायुमंडल में वहां पे दृश्यता आ जाए, थोड़ा दिखाई देने लगता है, और फिर वो एरोप्लेन लैंड कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के एयरपोर्ट पे ये धुंध या कोहरे को हटाने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं हम, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का। फिर कारखानों की चिमनियों पर लगी हुई कालिक को हटाने के लिए, अब कालिक को हम जाकर के एक एक हाथ से उसको अगर पहुंचेंगे तो चिमनियां कितनी सारी होती है, जिसकी जगह वहां क्या उपयोग में लिया जाता है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। वही ध्वनि तरंगे भेजी, वो टकरा करके कंपन इकट्ठा करी, और वो कचरा अपने आप ही वो टूट करके नीचे आकर के गिरने लगता है। ठीक है, फिर इसी तरीके से अल्ट्रासोनोग्राफी और सोनार में पराश्रव्य तरंगों की प्रतिध्वनि का उपयोग किया जाता है। जो हमने देखी थी अभी अल्ट्रासोनोग्राफी और एक सोनार, ये जो टेक्निक देखी थी, इसमें क्या कर रहे हैं, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे तो उपयोग कर रहे हैं, लेकिन पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का भी प्रोसेस कौन सी काम आ रही है कि वो टकरा करके कब वापस आ रही है, उस चीज को उपयोग कर रहे हैं। वो तो हमने देख लिया था कि सोनार में क्या हो रहा है कि जब टकरा के वापस आएगी, उससे हमें पता लगेगा कि वो दूसरी चीज कितनी दूर है, सिर्फ वो टकरा के वापस आने में उस दूरी से, डिस्टेंस से हमें पता लगेगा। सेम चीज अल्ट्रासोनोग्राफी में भी क्या है, वो जो बच्चा है, पेट में बच्चा है, या कोई भी कमी है या पथरी है, उस चीज से वो टकरा करके वापस आएगी, तो वहां पे आपके पास में कंप्यूटर में वहाँ पे आपके पास मैप बन जाएगा, वो नक्शा बन जाएगा कि इस जगह यहाँ पे कोई गड़बड़ है, मोटी पथरी है, या फिर बच्चा है, जो भी है, वो चीज़ सिर्फ टकरा के वापस आने में उस प्रतिध्वनि का उपयोग करते हैं। ठीक है, चमगादड़ भी क्या करते हैं, वो भी रात के अंधेरे में उड़ पाता है, क्योंकि वह अपने मुख से पराश्रव्य ध्वनि तरंगे निकालता है। चमगादड़ क्या करता है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे निकालता है, और वो वही कितनी देर में वो टकरा के वापस आ रही है, उस चीज़ का उपयोग करके उसको पता लग जाता है। वो भी वही प्रतिध्वनि का उपयोग कर रहा है, इको का, कि पराश्रव्य ध्वनि तरंगे भेज करके वो कितनी देर में टकरा करके वापस आ रही है, इस चीज का उपयोग करता है चमगादड़। ठीक है, प्रतिध्वनि उसको बता देती है कि सामने कोई अवरोधक कितनी दूरी पर स्थित है। चलेंगे आगे। अब आज की क्लास में आपको मजा आ रहा होगा, आपको मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको याद नहीं हो रहा होगा, या आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा समझने के, सब कुछ यहाँ पे अगर समझ में आ रहा है तो आपको याद हो रहा होगा। एग्जाम में क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से आएंगे। कुछ और फैक्ट है, बस लास्ट क्लास खत्म होने वाली, थोड़ी बहुत फैक्ट है, इनको और देख लीजिए कि पुरुष के जो वाक तंतु होते हैं, अब चैप्टर तो लगभग खत्म हो चुका है, अब कुछ एक फैक्ट बचे हैं लास्ट में, कुछ स्पेशल फैक्ट है जो आप देख लीजिए। पुरुष के वाक तंतु क्या, जो गले में होते हैं, जिससे हमारी आवाज निकल पा रही है, उस वाक तंतु कितने होते हैं, लगभग 20 mm के होते हैं, जबकि महिलाओं के वाक तंतु लगभग 15 mm के होते हैं। इसलिए महिलाओं की आवाज बारीक होती है क्योंकि इनकी वाक तंतु है 15 mm के, और पुरुषों की आवाज मोटी होती है, भारी होती है, वो होती है 20 mm की। ये वाक तंतु का उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो साफ साफ है, सीधा सा फैक्ट है, एनसीईआरटी का फैक्ट है कि आपके पास में 20 mm के पुरुषों के अंदर होते हैं, 15 mm के महिलाओं के अंदर होते हैं। फिर एक और चीज कि नम वायु का घनत्व कम होता है। नम वायु यानी कि जो गीली, बारिश के बाद की जो वायु होती है वो गीली वायु होती है, उस नम वायु में क्या होता है, घनत्व कम होता है, जबकि सूखी जो वायु, शुष्क वायु होती है, शुष्क वायु में घनत्व ज्यादा होता है। शुष्क वायु में घनत्व ज्यादा होता है, और इसीलिए बारिश के बाद में मोर या मेंढक, ये जो मेंढक की आवाज होती है, मोर की, मेंढक की, ये कीड़े मकोड़ों की, इनकी जो आवाज होती है वो काफी दूर तक सुनाई देती है। मेंढक की जो टर ये मोर भी जो बोल रहे होते हैं बारिश के बाद में, ऐसा नहीं कि बारिश के बाद में बोल रहे, बोल तो नॉर्मली भी रहे होते हैं, पर बारिश के बाद में काफी दूर तक सुनाई देती है, वो आवाज गूंज रही होती है वातावरण में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, घनत्व कम हो गया। नम वायु में क्या हो गया, घनत्व कम हो गया। अब मेन चीज क्या है कि घनत्व कम हो गया, आपने एक संबंध पढ़ा था कल कि घनत्व का अंडररूट वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, ध्वनि की चाल की तीव्रता के, मतलब ध्वनि की चाल जो है, अगर घनत्व कम हो गया तो चाल बढ़ जाएगी। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, नम वायु में घनत्व कम हो गया, इस वजह से इसकी चाल बढ़ गई। इसको इस तरीके से देख लीजिए, चाहे सघनता के माध्यम से देख लीजिए, हम देखते हैं सघन माध्यम, विरल माध्यम। सघन माध्यम जैसे
ठोस में चाल तेज होती है, द्रव में और कम होती है और गैस में और कम होती है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए द्रव वाला, नमी वाला जो वातावरण हो गया, द्रव वाला वातावरण हो गया, द्रव में थोड़ी चाल तेज होगी और जो नॉर्मली आपके पास में हवा होती है, वायु में चाल थोड़ी धीरे हो जाती है। यानी कि जो शुष्क वायु है, शुष्क वायु में धीरे हो गई। हमने देखा था कि हाइड्रोजन, हीलियम इनमें तो कम होती है, लेकिन द्रव जैसे कि आसुत जल उनमें ज्यादा होती है। तो ध्वनि की चाल ठोस में ज्यादा, द्रव में उससे कम और गैस में उससे कम। तो ये क्या हो गया, ये तो द्रव वाली वायु हो गई और ये आपकी हो गई शुष्क वाली वायु। शुष्क वाली वायु चाहे इस तरीके से याद रख लीजिए आप, सघनता के माध्यम से चाहे घनत्व के माध्यम से याद रख लीजिए। याद ये रखना है कि बारिश के बाद में जो मोर की और इनकी आवाज तेज सुनाई देती है, और वो तेज क्यों सुनाई देती है, क्योंकि उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, अधिक दूरी तक की आपको आवाज सुनाई दे पा रही है। एक तो क्या हो गया, यहाँ पे घनत्व कम हो गया, ठीक है, इसलिए मोर की और मेंढक की आवाज बारिश के बाद में तेज सुनाई दे रही है। एक और चीज कि आपने देखा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल कितनी होती है, वो लगभग आपने देखा कि 331 मीटर पर सेकंड होती है। एक हमने देखा 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी देखा था, उसमें कितना था, उसमें थी आपके पास में लगभग 344 मीटर पर सेकंड। तो ये जो फिर आगे आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी देखा था चार्ट के अंदर। तो ये असल में कुछ एक निश्चित फैक्ट में लगभग एक बराबर सीख बढ़ रही है कि हर 1 डिग्री बढ़ाने पर एक बराबर सा मान बढ़ रहा है। वो कितना है, प्रत्येक 1 डिग्री बढ़ाने पर ध्वनि की चाल लगभग 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। डायरेक्ट भी आप याद कर लीजिए कि प्रत्येक 1 डिग्री बढ़ाने पर लगभग ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, वो होती है 0.61 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, इतनी बढ़ जाती है, ये आपको याद रख लेना है। तो मेन चीज क्या हो गई, पुरुषों के वाक् तंतु 20 और 15 mm के, और बारिश के बाद में ध्वनि तेज सुनाई देती है। दूसरी बात, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर ध्वनि की चाल जो बढ़ जाती है वो हो जाती है 0.61 मीटर प्रति सेकंड। अब एक और चीज हमने देखी थी कि WHO के अनुसार जो ध्वनि शोर किसको बोलते हैं, सुरक्षित वातावरण किसको बोलते हैं। तो WHO ने बोली तो कई सारी चीजें, पर मेन फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि कई सारी बोल दी WHO के अनुसार, पर काम की चीज जो क्वेश्चनों में पूछ ली जाती है, कई बार क्वेश्चनों में आ चुकी है, वो चीज आप याद रख लो कि WHO के अनुसार ध्वनि का सुरक्षित स्तर दिन के समय कितना है, वो है लगभग 55 डेसिबल, और रात के समय है वो है लगभग 40 डेसिबल। कि ध्वनि का सुरक्षित स्तर, ये सिर्फ हम WHO जब स्पेशली लिख करके दे एग्जाम में क्वेश्चन में कि WHO के अनुसार ये स्तर कितना है, तो ही हमें ये वाला लेना है, वरना तो जो हमारे पास चार्ट था वही है कि WHO के अनुसार दिन का तो सुरक्षित स्तर लगभग 55 डेसिबल है, और रात का जो डेसिबल है, रात का वो लगभग 40 डेसिबल है। ये कुल मिलाकर के उसने जो हमारे पास में हमने सुरक्षित स्तर देखा था, सुरक्षित स्तर, या फिर हमने देखा था सामान्य बातचीत, सुरक्षित मतलब जो सामान्य बातचीत में कितने डेसिबल का साउंड उपयोग आता है, वो हमने देखा था लगभग 45 डेसिबल था, कि भाई 45 डेसिबल के आसपास होता है। अब वही इसने क्या कर दिया कि एक तो बता दिया दिन के समय और एक बता दिया रात के समय। इसी को बता दिया कि दिन के समय तो ये लगभग कितना हो सकता है, 55 डेसिबल के लगभग, और रात के समय ये कितना हो सकता है, रात के समय ये हो सकता है लगभग 40 डेसिबल के। ये तो हो गया बिल्कुल सुरक्षित, जब इतना है तो सुरक्षित है। 40 डेसिबल तक अगर आवाज साउंड हो रहा है तो वो आपके सुरक्षित है, सोने लायक है, नॉर्मल है, ठीक है। दूसरी चीज, एक और चीज इसने बोली थी कि 65 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को क्या कहते हैं, शोर या प्रदूषण। इसने क्या बोला था, WHO नहीं, WHO ने बोला था कि 65 डेसिबल से अगर ऊपर है तो हमारे पास में ये शोर है, ये ध्वनि प्रदूषण है। और हमारे इंडिया में इसको कितना माना गया, इंडिया में तो इसको 65 डेसिबल की जगह इसको क्या माना गया, 80 डेसिबल, ठीक है। इंडिया के हिसाब से तो 65 डेसिबल नॉर्मल बात है, 80 डेसिबल से ज्यादा है तो वो शोर है। लेकिन जबकि WHO क्या कह रहा है कि अगर 65 डेसिबल से ज्यादा अगर आवाज हो रही है तो वो आपका ध्वनि प्रदूषण या शोर की स्थिति में आता है। एक और चीज इसने बोला कि 75 डेसिबल से ऊपर अगर ध्वनि में आप लगातार रह रहे हैं तो वो क्या है, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कितना बताया कि अगर 75 डेसिबल से ऊपर के अगर आप ध्वनि में रह रहे हैं तो वो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये WHO के अनुसार कुछ डेसिबल इफेक्ट है, कुछ और भी आ जाए तो आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं, पर मेन इतना ही काफी है, इतना आप याद कर लें डायरेक्ट कि WHO ने सुरक्षित शोर कितना माना। वो ऑप्शन भी काफी दूर दूर देता है, ऐसा देता है कि आप आराम से उसमें लगा सकते हैं। अगर आपने हल्का फुल्का भी आपको पता है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं देता, बहुत दूर दूर काफी दूर 140, 75, 45 इस तरीके से देता है, तो आप आराम से इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि सुरक्षित कितना है, दिन के समय 55, रात के समय 40। फिर शोर किसको बोला गया है, 65 डेसिबल। ये आप याद रखें कि 65 डेसिबल से ऊपर को शोर बोला गया है, और 75 डेसिबल से ऊपर हो तो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। ये दो चीज तो आप याद रख लेना। फिर है एक राडार, जिसे भी हमने सोनार देखा उसी तरीके से एक राडार भी प्रणाली होती है। राडार प्रणाली इसीलिए मैंने बताई क्योंकि सोनार हमने देख लिया, तो राडार क्या होती है कि रेडियो डिटेक्शन एंड रिंगिंग, ठीक है। रेडियो डिटेक्शन एंड रिंगिंग लगभग उससे सिमिलर है, लेकिन राडार में और सोनार में क्या फर्क है
कि राडार तो जो होती है वो हवा में काम करती है, जबकि सोनार जो होती है वो पानी में काम करती है। राडार होती है ये रेडियो तरंगे निकालती है, सोनार क्या होती है, सोनार पराश्रव्य ध्वनि तरंगे निकालती है। सोनार हमने पूरा अच्छे से, हमारे सिलेबस में सोनार है, मेन चीज हमारे क्या है, सोनार। सोनार क्या कर रही है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे निकाल रही है। जबकि राडार क्या हो रही है, राडार पे कई बार हम देखते हैं कि एक मिसाइल आ रही है और राडार पे उसने मिसाइल को कैच कर लिया कि भाई हाँ कि यहाँ से ये मिसाइल आ रही है। तो मेन चीज राडार कहाँ काम आ रही है कि जो हवा में कोई मिसाइल आ रही है, कोई वायुयान आ रहा है, पड़ोसी दुश्मन देश का कोई चीज, कोई भी आपके पास में वायुयान, एरोप्लेन कुछ भी आ रही है, आपके पास मिसाइल वगैरह आ रही है, उसको कैच कर लेती है, वो होती है राडार। राडार उनकी स्पीड, दिशा, गति सब कुछ कैच कर पाती है। और वो किन तरंगों का उपयोग करती है, वो तो तरंगे उपयोग करती है, वो रेडियो तरंगे। यही अंतरिक्ष वगैरह में इसमें काम आती है। दूसरी चीज है सोनार। सोनार हमने देख लिया, साउंड, नेविगेशन एंड रैंकिंग। इसको यहां से नहीं, यहां देखिए इसको, सोनार। ठीक है, ये होती है साउंड, नेविगेशन एंड रैंकिंग। इसको क्या बोलते हैं, वही इसमें पराश्रव्य ध्वनि तरंगे काम आती है। और दूसरी बात, ये पानी के अंदर काम आती है। ये तो हमने काफी तरीके पूरे अच्छे से देख ली। और देखिए आप इसमें आगे कि मैक संख्या, भाई आखिरी फैक्ट है आज का कि मैक संख्या क्या होती है। मैक संख्या होती है कि किसी माध्यम में पिंड की चाल बटा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल, बटा इन दोनों के बीच में बटा। इसी माध्यम में पिंड की चाल बटा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल, कि कोई माध्यम है उसमें पिंड किस स्पीड से चल पा रहा है और उसी माध्यम में ध्वनि की चाल कितनी है। तो दोनों की चाल का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो आ जाएगी मैक संख्या। मान लीजिए कोई मिसाइल है, कोई मिसाइल आपके पास में हवा में चल रही है, वो मिसाइल लगभग 662 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, 662 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। ठीक है, और उसी माध्यम में ध्वनि की चाल हम मान ले कि ध्वनि की चाल वहां पे कितनी है, 331 मीटर प्रति सेकंड है, 331 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पे आपसे पूछ ली जाए कि उसकी मैक संख्या कितनी होगी। उसकी मैक संख्या होगी कि यहाँ पे उस पिंड की चाल बटा इसमें ध्वनि की चाल, और इन दोनों का भाग दे देंगे, उसकी मैक संख्या यहाँ पे इसका भाग दिया तो आ जाएगी 2, यानी कि मैक संख्या इसकी होगी 2। फॉर एग्जाम्पल ये हमने देखा था। पर मेन चीज मैक संख्या का उपयोग क्या है, मैक संख्या का उपयोग ये है कि अगर मैक संख्या 1 से ज्यादा हो जाए, मैक संख्या इन दोनों का जो अनुपात आ रहा है वो 1 से ज्यादा हो जाए, तो वो ध्वनि हो जाएगी आपके पराध्वनि, सुपरसोनिक। यानी कि वो जो भी इस तरीके से जो मिसाइल चल रही है वो आपकी हो जाएगी सुपरसोनिक मिसाइल। सोनिक बूम में भी हमने देखा था कि सोनिक बूम जो उस स्पीड से तेज, ध्वनि की स्पीड से तेज चल रहा है, वो हो गया आपका सोनिक बूम। वैसी चीज है यहाँ पे भी। मैक संख्या क्या हो गई, अगर माध्यम में पिंड की चाल बटा ध्वनि की चाल, पिंड की चाल ध्वनि की चाल का डिफरेंस, मतलब जो भाग है वो 1 से ज्यादा आ जाए, मैक संख्या 1 से ज्यादा आ जाए, तो वो तो हो गया आपकी पराध्वनि, यानी कि सुपरसोनिक। और वो अगर मतलब 1 से 5 के बीच में आए, पराध्वनि तो कब है, जब 1 से 5 के बीच में आए तब तो ये पराध्वनि है। और 5 से ज्यादा है तो 5 से ज्यादा आने पर ये हो जाएगा हाइपरसोनिक। आजकल इस तरीके की मिसाइल भी बनने लग गई है, हाइपरसोनिक। इंडिया के पास ज्यादातर जो सारी मिसाइल ब्रह्मोस वगैरह आप जो भी सुनते हैं वो सब सुपरसोनिक है। जो भी आप हाई क्वालिटी की जो मिसाइलें सुनते हैं वो सब सुपरसोनिक है। ठीक है, तो ये तो हो गए पराध्वनि और ये हो गए अति पराध्वनिक। मेन चीज आपको मैक संख्या का फॉर्मूला ध्यान रखना है कि मैक संख्या क्या होता है, किसी माध्यम में पिंड की चाल बटा ध्वनि की चाल। सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये हमारा आज का चैप्टर लगभग कंप्लीट होता है। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। नॉर्मल क्वेश्चन है, आप खुद कर पाएंगे क्वेश्चनों को, आप खुद देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के बीच में न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुन सके। अभी सीधे सीधे बोला कि जैसे कि ध्वनि का स्रोत और परावर्तक सतह, उन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए। ये हमने निकाल के देखा था यहाँ पे कि जब एक मनुष्य खड़ा है, सामने पहाड़ है, ये यहाँ पे खड़ा है और सामने पहाड़ है, तो ये यहाँ से बोल रहा है इसके और इसके बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए। या हमारे पास में जो ध्वनि लौट के आई थी वो तो थी 34.4 मीटर, लेकिन इसकी और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी आई थी, वो हो गई थी इसकी आधी, यानी कि 17.2 मीटर। इन दोनों के बीच में लगभग 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए कि बोलने, तब जाकर के आपके पास में स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने को मिलेगी। उम्मीद है ये सबको याद होगा, मुझे दिखाने की जरूरत भी नहीं थी। ऑप्शन के हिसाब से इसमें 10 मीटर, 17 मीटर, 24 मीटर, 30 मीटर है, तो हमें तो बहुत एग्जैक्टली भी पता है कि यहाँ पे 17.2 मीटर होता है, और फिर भी इस ऑप्शन के हिसाब से लगभग 17 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए जिससे प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। और ये RS एग्जाम 2007 में पूछा गया था। ठीक है, चलेंगे आगे। अभी बोल रहा है कि एक ध्वनि तरंग 339 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। एक ध्वनि तरंग की चाल हो गई
वो चाल कितनी है, 339 मीटर प्रति सेकंड। अब ये बोल रहा है यदि इसकी तरंग दैर्ध्य है 1.5 सेंटीमीटर, तरंग दैर्ध्य वो है हमारे पास में 1.5 सेंटीमीटर, और तरंग दैर्ध्य हमें पता है कि तरंग दैर्ध्य मीटर में नापी जाती है, मीटर में हम देख लेंगे। तो इसका हो गया 1.5 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया, क्या हो गया 1.5 सेंटीमीटर। इसको क्या, ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में। अगर इसको कन्वर्ट करें तो यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप और 100 का भाग दे दीजिए, तो 100 का भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1.5/100। ये आ जाएगा आपका एक संख्या और दूसरी संख्या, उसके बाद दशमलव, तो हो गया 0.015। ये कैसे चेंज किया है, ये चेंज करना मैंने आपको मैथ्स की क्लास में, फर्स्ट क्लास में, संख्या पद्धति की फर्स्ट क्लास में आराम से बताया कि इनको पॉइंट को किधर से कैसे गुणा करना है और कैसे भाग देना है। पॉइंट के आराम से बिल्कुल बेसिक से जोड़ भाग के गुणा भाग से शुरू किया है, वहां आप देख सकते हैं संख्या पद्धति क्लास 0 में आपके पास में बताया गया है। तो इतना सा तो आपको आना चाहिए कि 100 का भाग देंगे तो यहाँ क्या आएगा। ठीक है, चाल ये है, तरंग दैर्ध्य ये है। अब इसने पूछा इसकी आवृत्ति कितनी है, आवृत्ति क्या है, आवृत्ति क्या है। तो कल भी हमने इस तरीके के क्वेश्चन देखे थे कि चाल बराबर तरंग दैर्ध्य इनटू आवृत्ति। ये क्वेश्चन आपने आराम से इस तरीके के क्वेश्चन देखे थे कि चाल बराबर तरंग दैर्ध्य इनटू आवृत्ति। तो यहाँ पे आवृत्ति पूछा है, तो आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा, चाल बटा तरंग दैर्ध्य। तो हमारे पास में दूरी का था, दूरी बराबर क्या था, वही दूरी है चाल, आप बोल सकते हैं कि तरंग दैर्ध्य इनटू आवृत्ति। और यहाँ पे क्या है, उसका जस्ट उल्टा है। वो क्या पूछा गया है यहाँ पे, हमसे पूछा गया आवृत्ति, तो आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा, वही आवृत्ति बराबर हो जाएगा दूरी, ये चाल, चाल बटा तरंग दैर्ध्य। और चाल है हमारे पास में कितना, चाल बटा तरंग दैर्ध्य। चाल कितनी है, चाल है 339 और तरंग दैर्ध्य कितनी है आपकी 0.015। वही इधर से दशमलव हटाएंगे, अगर दशमलव हटाएंगे तो 3 संख्या के बाद में दशमलव होता है, इसलिए ऊपर लग जाएगी 3 0। बस अब तो कुछ नहीं है, इसमें इसका भाग दे दो और जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा। देख लेते, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 छिक्के 90, और ये आ जाएगा इतना। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको खुद करना है, इस क्वेश्चन को करना है, छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कि यही क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन इसमें ज्यादा नहीं है बिल्कुल भी, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मुश्किल से मुश्किल 5-10 क्वेश्चन है, और वो 5-10 क्वेश्चन सारे मैंने क्लास के अंदर ले लिए, कुछ पिछली क्लास में थे, कुछ इस क्लास में आ जाएंगे। इन क्वेश्चनों के अलावा यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी आपके पास में जो भी बनेगा वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है इसकी थ्योरी में से, इतना जिस तरीके से आपने पढ़ा है, इसकी थ्योरी में से आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। आप प्रार्थना करेंगे कि साइंस में एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से आए ही आए। वैसे साइंस का सिलेबस काफी ज्यादा है, 15 चैप्टर हो चुके हैं, तो जरूरी नहीं कि हर ग्रुप में इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा, पर 2 ग्रुप में तो कम से कम इसमें से क्वेश्चन आएंगे। जैसे 4 पेपर अगर होते हैं तो 4 में से दो पेपरों में तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, किसी ध्वनि स्रोत से 450 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ कोई मनुष्य 500 हर्ट्ज की आवृत्ति सुन सकता है। अब यहाँ पे क्या है, आपको एक तो दे दी दूरी, इतनी तो दूरी पर कोई मनुष्य बैठा हुआ है, और उसकी आवृत्ति दे दी 500 हर्ट्ज, आवृत्ति दे दी 500 हर्ट्ज। अब ये बोल रहा है इस स्रोत से मनुष्य के पास पहुंचने वाले 2 क्रमागत संपीड़नों में कितना समय लगता है, कि 2 क्रमागत संपीड़नों में कुल कितना समय अंतराल होगा। मेन चीज इसने क्या पूछी है ये आपको पता लगाना है कि 2 क्रमागत संपीड़न क्या होते हैं, कि जैसे कि ये वाला हमने देखा था, ये तो इस तरीके से यहां से यहां तक के जो डिस्टेंस, 2 क्रमागत संपीड़न, ये 2 क्रमागत विरलन, 2 क्रमागत संपीड़न, ये 2 क्रमागत विरलन, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, लेकिन इसने क्या पूछा है, इसने वो भी नहीं पूछा, इसने पूछा कि 2 क्रमागत संपीड़न यानी कि तरंग दैर्ध्य में कितना समय अंतराल होगा। 2 क्रमागत संपीड़न में कितना समय अंतराल होगा, वो तो उसकी क्या हो जाएगा आवर्तकाल, कि एक तरंग दैर्ध्य पूरी करने में, एक तरंग दैर्ध्य एक बार रिपीटेशन में कितना समय लगता है, वो हो जाता है उसका आवर्तकाल। बस केवल मेन चीज यही इसमें समझनी थी। इसने क्या पूछा है कि 2 क्रमागत संपीड़नों को करने में कितना समय अंतराल होगा, और वो अंतराल इसका क्या हो जाता है आवर्तकाल। ठीक है,
यहां से यहां अगर पहुंच रहा है तो यानी कि वो एक बार रिपीटेशन पूरा कर रहा है, और उस एक बार रिपीटेशन पूरा करने में उसको जो टाइम लगा वो टाइम आपका कहलाता है आवर्तकाल। इसने मेन चीज पूछी है आवर्तकाल। अब तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें दूरी का तो कहीं से कहीं तक उपयोग ही नहीं आएगा। आवर्तकाल आप डायरेक्ट याद रख सकते, मतलब डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आवर्तकाल का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति। ठीक है, आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति, या आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल, ये सभी देखा था हमने कि भाई आवृत्ति न्यू बराबर 1/आवर्तकाल। ये फॉर्मूला हमने देखा था कि न्यू बराबर 1/t। तो आवर्तकाल क्या हो गया 1/आवृत्ति, और वो हो गई हमारे पास में 1/500। सीधा सा फॉर्मूला, सिंपल सा क्वेश्चन। 1/500 आपने किया तो यहाँ पे ये सीधे सीधे आ जाएगा 0.002। बस 2 लाइन का क्वेश्चन है, बस आपको समझ में आनी चाहिए कि पूछा क्या है। पूछा है 2 क्रमागत संपीड़नों और विलडनों में कितना समय अंतराल होगा, और ये चीज तो काम ही नहीं आएगी, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी है कि 450 मीटर की, ताकि हम इससे कोई गुणा भाग कर दें और उससे हर कुछ आंसर निकाल दें। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 1 में 500 का भाग देना है और वो आ जाएगा आपके 0.002। ये हो गया आपका आवर्तकाल, ये सेकंड आवर्तकाल है, इसलिए ये हो गया आपका 0.002 सेकंड। ठीक है, चलेंगे आगे। अभी बोल रहा है अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार अस्पताल क्षेत्रों में कितने डेसिबल की ध्वनि को सहनशीलता का स्तर माना गया है। अंतरराष्ट्रीय मानक वही हो गया आपके WHO। भाई राष्ट्रीय मानक तो कौन से हो गए भारत के अनुसार, वो तो नॉर्मल हमारे यहाँ पे जो माने जाते हैं वो हो गए, और अंतरराष्ट्रीय मानक कौन से हो गए, ये हो गए WHO के अनुसार। सहनशीलता का स्तर किसको माना जाता है। अब सहनशीलता का स्तर आपने देख लिया कि 90, 105, 140 ये तो नहीं माना जाएगा, ऑब्वियसली सबसे जो कम होगा वही माना जाएगा, वो 65 डेसिबल है। वैसे भी हमने देख लिया कि 65 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि होती है उसको शोर या फिर ध्वनि प्रदूषण में माना गया है। WHO ने क्या किया था, 65 डेसिबल से ऊपर को शोर और ध्वनि प्रदूषण में मान लिया था, इसलिए सहनशीलता का स्तर किसको माना है, 65 डेसिबल। कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन हो रहा है, ऑप्शन के अनुसार भी क्वेश्चन हो रहा है, और ये पूछा गया है रीट 2025 में। ठीक है, चलेंगे आगे। निम्नलिखितों में से किसकी आवाज की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। अब किसकी आवाज की आवृत्ति न्यूनतम हो सकती है, ये आप खुद बताएंगे कि औरत है, लड़की है, पुरुष है, या लड़का है। ठीक है, आवृत्ति ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, अगर ये भी मैं बताऊं तो फिर क्या पढ़ा फिर आपने। वीडियो में 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, आवृत्ति किस पे डिपेंडेंसी होती है। आवृत्ति का हमने कुछ फॉर्मूला देखा था, और ये क्वेश्चन आपको या तो आ चुका होगा, नहीं आया तो आप पीछे जाकर के कल की क्लास में देखिए कि आवृत्ति किसके समानुपाती होती है। ठीक है, ये समानुपाती देख करके आपको सबसे समझ में आ जाएगा। मैं यहां बता दूं कि औरत की आवाज, लड़की की आवाज ये तो हो गई बारीक पतली आवाज, और पुरुष की आवाज, लड़के की आवाज ये हो गई मोटी। ठीक है, बारीक आवाज, मोटी आवाज, आवृत्ति का सीधे सीधे संबंध बारीकपन, पतलेपन और मोटेपन से। तो आवृत्ति न्यूनतम, भाई जिसकी आवृत्ति कम होगी उसकी आवाज मोटी होगी, और इनमें से पुरुष और लड़के में से किसकी आवाज ज्यादा मोटी होगी, वो सीधी सी बात है सबसे ज्यादा आवाज मोटी किसकी होगी, पुरुष की। भाई लड़के की भी मोटी है, इन दोनों की तो पतली है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। पुरुष की मोटी आवाज है, और मोटी में भी ज्यादा, लड़के से ज्यादा मोटी आवाज होगी वो पुरुष की होगी, यानी कि आवृत्ति न्यूनतम किसकी होगी, आवृत्ति न्यूनतम होगी पुरुष की। ठीक है, आगे देखेंगे। विशिष्ट पराध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि में न्यूनतम कितना समय अंतराल होना चाहिए। अभी देख लीजिए कितना बेसिक क्वेश्चन हमने डायरेक्ट पढ़ा है, बहुत अच्छे से समझ के पढ़ा है कि पराध्वनि सुनने के लिए, इको सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि, मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि जो टकरा करके वापस आ रही है उसके बीच में समय अंतराल कितना होना चाहिए, वो हमें सीधे से पता है, होना चाहिए 0.1 सेकेंड या 1/10 सेकेंड। ठीक है, वो प्रोटेक्शन ऑफिसर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए, कोई ज्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है, प्रोटेक्शन ऑफिसर में पूछा गया है। चलेंगे नेक्स्ट। नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है। भाई नम हवा है, जो नम हवा, गीली हवा, गीली हवा मतलब बारिश के बाद की हवा। किसी भी तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बारिश के बाद की हवा, और ये तो हमने फैक्ट में भी देखा है डायरेक्ट कि बारिश के बाद की हवा होती है उसमें ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है। अब वो क्यों होता है,
वो क्यों होता है ये आपको सीधे से बताना है कि शुष्क हवा की तुलना में कम दबाव, शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व, शुष्क हवा की तुलना में अधिक घनत्व, या शुष्क हवा की तुलना में अधिक दबाव। दबाव से तो यहाँ कोई मतलब नहीं है, दबाव का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। मेन चीज है यहाँ पे घनत्व। अब घनत्व कम है कि अधिक है ये आपको बता रहे हैं कि अगर घनत्व कम होगा, घनत्व कम होगा तो यहाँ पे जो चाल हो जाएगी वो चाल बढ़ जाएगी। इसमें संबंध यही था, घनत्व कम तो चाल बढ़ गई। अब इसने बोला कि शुष्क नम हवा में चाल बढ़ गई, शुष्क हवा की तुलना में अधिक चाल हो गई, ध्वनि का वेग अधिक हो गया। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि चाल अधिक हो रही है, इसका मतलब घनत्व कम हो रहा है। शुष्क हवा की तुलना में नम हवा में घनत्व कम हो गया। भाई शुष्क हवा की तुलना में, क्योंकि घनत्व कम, बस यही ध्यान रखना है कि शुष्क हवा की तुलना में घनत्व इसमें कम हो गया। चलेंगे नेक्स्ट। समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? राडार, लेजर, मेजर, सोनार। अब तो बहुत अच्छे से पता है आपको, वो होता है आपका सोनार। राडार तो कहाँ होता है? वायुयान को हवा में, अंतरिक्ष में इन चीजों को पकड़ने के लिए ये रेडियो तरंगे भेजते हैं। सोनार क्या होता है? साउंड वेव्स भेजते हैं, और वो भी कौन सी? पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। ठीक है, साउंड वेव भेजते हैं, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। फिर कोई प्रतिध्वनि 3 सेकंड पश्चात सुनाई देती है, तो उसमें यदि ध्वनि की चाल 342 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स हो तो स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच में कितनी दूरी होगी? अब कोई ध्वनि की चाल, देखो यहां पे दे दिए चाल आपको दे दिए 342 मीटर प्रति सेकंड, और जो प्रतिध्वनि सुनाई दी, प्रतिध्वनि में समय कितना लगा? प्रतिध्वनि जो आ रही है वो आपके पास आ रही है 3 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद में सुनाई दे रही है। तो ये पूछा गया है कि स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच में, कि यहां पे कोई आदमी खड़ा है, ये स्रोत मान लीजिए, और ये है आपका परावर्तक सतह, कोई भी पहाड़ मान लीजिए, ये यहां से यहां के बीच में डिस्टेंस कितनी है? अब हमें ये पता है कि 3 सेकंड प्रतिध्वनि सुनने में टाइम लगा, यानी कि 3 सेकंड किस में लगा है? वो 3 सेकंड लगा है इसके यहां से ध्वनि जाके और इसके कानों तक वापस आने में, जाके टकरा के और वापस आने में, यहां से यहां गई और वापस आई, इसमें लगाया आपके 3 सेकंड। तो यानी कि केवल इसने पूछा क्या है? स्रोत और परावर्तक सतह के बीच, तो स्रोत और परावर्तक सतह के बीच कितना हो जाएगा? यहां से यहां के बीच में कितना हो जाएगा? टोटल 3 सेकंड है, तो यहां से यहां जाने में कितना लग रहा है? वो लग रहा है आपका 3/2 सेकंड। 1.5 सेकंड भी बोल सकते हैं, 1.5 सेकंड भी बोल सकते हैं, मेन हो गया 3/2 सेकंड लग रहा है। अब इसने पूछा है कि टाइम, अब आपको पता लग गया टाइम कितना हो गया यहाँ पे, मेन चीज यहाँ पे टाइम हो गई 3/2 सेकंड, आधा कर दिया इसका। चाल आपकी 342 मीटर प्रति सेकंड दे दी। अब इसने पूछा इनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो ये अब तो बहुत आसान हो गया कि टी आपको पता है, चाल आपको पता है, तो दूरी तो हम आसान से निकाल सकते हैं। दूरी बराबर क्या हो गया? वही चाल इंटू समय, चाल इंटू समय, कि भाई इतने समय में कितनी दूरी तय कर पाएगी। भाई एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। याद नहीं है तो इसको याद कर लेना, मैथ्स में भी काफी बार काम आएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, और साइंस में भी काम आएगा कई जगह। चाल बराबर दूरी बटा समय, इसने पूछ लिया दूरी, तो दूरी बराबर हो गया चाल इंटू समय। तो ये हो गया आपके पास में चाल इंटू समय, और चाल इंटू समय हो गया आपके पास में, हो गया 342 गुणा 3/2। सीधी सी बात है, इसमें भाग दिया तो ये आ गया आपके पास में, 2 से इसको दिया तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 17, 17 51, 513 मीटर, 513 मीटर। ठीक है, ये आ गई आपकी दूरी। सिंपल क्वेश्चन है, काफी आसान है। आप बस केवल ये देखिए, चाल आपको दे दी गई, प्रतिध्वनि सुनाई दी है 3 सेकंड पश्चात, तो ये समझ लीजिए प्रतिध्वनि मतलब जाके वापस आना। बस केवल ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है कि प्रतिध्वनि मतलब कि जाके वापस आने में 3 सेकंड लग रहा है, और इसने पूछा क्या है, यहां से इस परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होगी, तो हमें सिर्फ इसके और इसके बीच के केवल जाने का टाइम पता करना है। तो जाने का टाइम क्या हो गया? 3 का आधा, ये हो गया 3/2। अब समय पता है, चाल पता है, तो दूरी निकाल लो, बस केवल इन दोनों को गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट। किसी व्यक्ति की औसत श्रव्य परास 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक है। कि एक श्रव्य परास क्या है? 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक, वो तो होती है, तो हमें वैसे भी पता है। इन दो आवृत्तियों के लिए ध्वनि की तरंगों की तरंग दैर्ध्य की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात कर पूछा गया? तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। जबकि वायु में ध्वनि का वेग, ध्वनि की चाल दे दी है, वेग दे दिया आपका 344 मीटर प्रति सेकंड। वेग क्या है? 344 मीटर प्रति सेकंड। और पूछा क्या है? पूछा है आपसे कि 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज इन दोनों आवृत्तियों के लिए ध्वनि तरंगों की
तरंग दैर्ध्य कितनी है। तो आप अलग अलग 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए, आप तो एक क्वेश्चन निकाल लीजिए। पहली बार तो हम निकाल लेंगे कि यदि आवृत्ति 20 हर्ट्ज हो, और दूसरी चीज हम निकाल लेंगे यदि आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज हो। आवृत्ति 20,000, 20 किलो हर्ट्ज का मतलब हो गया 20,000 हर्ट्ज हो। अब मेन चीज क्या है, वेग दे दिया, आवृत्ति दे दी, और पूछे क्या, तरंग दे रही है। वेग और आवृत्ति देकर के अगर तरंग दे रही है पूछे, तो हमें आराम से पता है कि वेग बराबर है आवृत्ति इंटू तरंग दे रही है। सीधे से लिख दीजिए h न्यू, आवृत्ति इंटू तरंग दे रही है। वेग बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दे रही है। तरंग दे रही पूछा है, तो तरंग दे रही बराबर हो गया आपके पास में वेग बटा आवृत्ति, और वो हमारे पास सीधे सीधे निकल के आ जाएगा। 344 में 20 का भाग देना है, बस आंसर आ जाएगा। 344 में 20 का भाग दिया, 1 0 से तो यहाँ लग गए दशमलव, 2 का भाग दिया तो 2 1 कम 2, 2 7 14 और 2 2 4, बस ये आ गई 17.2। इसी तरीके से मान लीजिए ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन था, बाकी इस तरीके का क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पुटअप होता है, क्योंकि ये सीधे सीधे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं एनसीईआरटी के, ये किसी एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई भी फिजूल क्वेश्चन नहीं है। इतना भी आपने कर लिया तो वो आपके लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसमें आवृत्ति क्या दे दी, इसमें 20,000 आवृत्ति दे दी, तो ये आप खुद कर सकते हैं। अब की बार वापस से वही तरंग दे रही है पूछा है, तो अब की बार दे दिए 20,000, 20,000 तो इसकी आवृत्ति है, और इसका वेग कितना है 344, तो वही हमें क्या है 344 में अब की बार भाग देना है 20,000 का, 20,000 का भाग देना है, यानी कि इसी में ही 1,000 का और भाग देना है। इसी में 1,000 को और भाग देंगे तो 3 संख्या की और आगे दशमलव लग जाएगा, यानी कि दशमलव 0.172 ये आ जाएगा, ठीक है। इसको नहीं भी करो तो भी इतना तो आना ही चाहिए कि भाई हाँ कि ये इतना तो क्वेश्चन पूछ लेता है। चलेंगे आगे, बस कुछ भी नहीं है, वेग दे दिया, आवृत्ति दे दी और तरंग दे दी पूछी। ऐसे कई क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन कर चुके हैं। चलेंगे नेक्स्ट। यदि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, आवृत्ति क्या हो गई 100 हर्ट्ज, तो यह 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगा। आवृत्ति तो हो गई 100 हर्ट्ज, और यहां पे पूछा है टाइम बराबर दिया है 1 मिनट, तो 1 मिनट में 1 मिनट का मतलब हो गया हमारे पास में 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितने कंपन करेगा। हमें एक चीज पता है कि आवृत्ति क्या होती है, बेसिक कंसेप्ट से भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। आवृत्ति होती है 1 सेकंड में प्रत्येक कंपनों की संख्या, तो ये बोल रहा है 1 सेकंड के अंदर 100 कंपन कर रहा है। 100 हर्ट्ज का मतलब क्या हो गया, 1 सेकंड के अंदर 100 कंपन कर रहा है, और ये पूछ रहा है 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में कितने कंपन करेगा। तो कंपनों की संख्या सीधी सी बात है कि 1 सेकंड में अगर 100 कंपन कर रहा है तो 60 सेकंड में कितने करेगा, 60 × 100, और ये आ गया आपके पास में 6,000 कंपन, बस 6,000 कंपन। काफी सिंपल क्वेश्चन है ना, इसमें ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल ही है क्वेश्चन, बस आपको करना चाहिए। एक बार आपने खुद से कर लिया तो आप इन क्वेश्चनों में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलेंगे नेक्स्ट। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में आपको टेस्ट फॉर्मेट में आपके कई क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें कुछ इजी लेवल के भी होंगे, कुछ अच्छे लेवल के भी होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसका सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन बाद में करवाया जाएगा, पहले आपको टेस्ट देना है। सबसे पहले तो आप केवल बेसिक पढ़ो। सबसे पहले तो क्या है, जैसे चैप्टर चल रहा है, अब जैसे ये ध्वनि का चैप्टर है, ये आज खत्म होने वाला है, इसमें खत्म हो जाएगा, तो आपको इसका रिवीजन इतना याद होना चाहिए। उसके बाद में आप टेस्ट अटेम्प्ट करो। ये टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, फिर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तब जाकर के आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। आप ये नहीं कि आज क्लास लेते कल के कल ही जाकर के आप उसमें टेस्ट दे लो, टेस्ट दे करके फिर उसके बाद में आप क्यों कि इसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा, मैं बताओ। पहले इतना तो याद करो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है, ठीक है। चट्टान के पास ताली बजाता है और उसकी प्रतिध्वनि 2 सेकंड पश्चात सुनाई देती है, यानी कि एक आदमी, ये आदमी बना दिया, इसी चट्टान के पास, ये मान लीजिए ये चट्टान हो गई, इस चट्टान के पास ये बजा रहा ताली, ये बजा दिया ताली, ठीक है। अब क्या है, इसकी प्रतिध्वनि इसको 2 सेकंड बाद सुनाई दे रही है। यहां से यहां पे आने में इसको लग रहा है 2 सेकंड। प्रतिध्वनि अगर 2 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है, और ध्वनि की चाल है, चाल कितनी है 346 मीटर पर सेकंड, तो चट्टान और मनुष्य के बीच की दूरी कितनी होगी। अब आप देख लीजिए, यहां से यहां पे इसकी प्रतिध्वनि 2 सेकंड में सुनाई दे रही है, यानी कि इससे और इसके बीच की दूरी कितनी हो गई, इससे इसके बीच की दूरी हो गई 1 सेकंड वाली।
कि यहाँ से यहाँ तक आवाज़ पहुँचने में कितना लग रहा है, 1 सेकंड। अब यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ जो 1 सेकंड में ये जारी है, यहाँ से और यहाँ के बीच में 1 सेकंड के अंदर अगर ध्वनि जारी है तो 1 सेकंड में ध्वनि कितनी दूरी तय करेगी, वो हमें पता है कि ध्वनि की चाल 346 है, यानी कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी और 1 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, वही 346 को आप 1 से गुणा करेंगे, 346 को 1 से गुणा करें और आपके पास में आ गया 346 मीटर प्रति सेकंड गुणा 1 सेकंड, ये आ गया आपके पास में 346 मीटर। यानी कि इस व्यक्ति और इस चट्टान के बीच में कुल 346 मीटर की ही दूरी है, इसलिए उसके पास में वो टकरा करके 2 सेकंड में उसके पास वापस आ रही है। ठीक है काफी आसान क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया लेकिन केवल एक शब्द में इसके पास में देखते ही आंसर आ रहा था कि यहां से यहां टकरा करके 2 सेकंड में वापस आ रही है। इसका मतलब यहां से यहां जाने में 1 सेकंड लगा रही है और 1 सेकंड का मतलब वो जितनी उसकी चाल है 1 सेकंड में, उसकी चाल का मतलब क्या, 346 मीटर प्रति सेकंड जा रही है। तो इसका मतलब 1 सेकंड में वो कितनी जाएगी, 1 सेकंड में जाएगी 346 मीटर। ठीक है, यहां पे ये नहीं, 346 गुणा 1 ने चाल बराबर दूरी बटा समय। हाँ तो दूरी निकाला हमने, दूरी बराबर चाल इंटू समय, सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, चाहो तो हम इसका रिवीजन कर सकते हैं। आज की क्लास में जो भी हमने देखा 2 मिनट के अंदर आपका इसका पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, आपको काफी समझ में आ जाएगा। ध्वनि का परावर्तन क्या होता है, ध्वनि का टकरा के वापस आना, वो हो गया ध्वनि का परावर्तन, चाहे वो पहाड़ से किसी भी चीज से टकरा गया। अब बहुलित परावर्तन क्या हो गया, ध्वनि का बार बार टकराना, बार बार टकरा करके वो लौट करके आती है, वो हो गया उसका बहुलित परावर्तन। कई बार जब परावर्तन होता है, इस कॉन्सेप्ट पे आधारित कई सारे उपकरण होते हैं। मेगाफोन होता है, शहनाई होती है, स्टेथोस्कोप होता है, डॉक्टर के गले में जो स्टेथोस्कोप होता है, सिनेमा हॉल कॉन्सर्ट की छतों को वक्राकार बनाया जाता है ताकि वो बार बार टकरा करके सब जगह पहुंचे। लाउड स्पीकर, फिर इस पर इसका एक इफेक्ट बन पाता है, वो होता है अनुरणन। और अनुरणन के कारण क्या होता है, किसी बड़े हॉल या बंद कमरे में ध्वनि काफी देर तक बनी रहती है, जो ध्वनि की गूंज होती है वो काफी देर तक बनी हुई होती है। इसको कम करने के लिए हम क्या, मतलब ये किस कारण हो रहा है, ये अनुरणन तो हो रहा है ध्वनि के बहुलित परावर्तन के कारण। अब हमें क्या करना है, अनुरणन को कम करना है या समाप्त करना है इस इफेक्ट को। इसको समाप्त या कम करने के लिए हम क्या करेंगे, पृष्ठ बना देंगे खुरदरे, पर्दे लगा देंगे, कपड़े लगा देंगे, नीचे जाजम बिछा दिए, कालीन बिछा दिए, बहुत अच्छे खासे गद्दे लगा दिए, नमदे बिछा दिए। ये चीज करते हैं हम अनुरणन को कम करने के लिए। और पिक्चर हॉल की जो छत बनाई गई वो वक्राकार बनाई ताकि वो खाली हॉल में प्लेन में तो टकरा करके बार बार टकराती रहेगी, लेकिन वो जब वक्राकार बनाई तो टकरा के अलग अलग जगह जाएगी, सब जगह पहुंचेगी। ठीक है, ये हो गई आपकी वक्राकार छतें वगैरह, ये बनाई गई अनुरणन के कारण। फिर हम देखेंगे एक और अनुरणन, फिर देखा था प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या है, कोई जब हमने कुछ साउंड बोला, कुछ भी बोला, वो टकरा करके वापस हमें सुनाई दिया, ये जो सुनाई दिया वो हो गई आपकी प्रतिध्वनि। यानी कि मूल ध्वनि के बाद में जो पुनरावर्ती ध्वनि सुनाई दी वो हो गई प्रतिध्वनि। और स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए आपके मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच में जो समय डिफरेंस होना चाहिए, मतलब जो अलग अलग 2 ध्वनियों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए, वो 0.1 सेकंड का होना चाहिए। और जो कोई व्यक्ति खड़ा है उससे जो परावर्तक सतह है उसके बीच की डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो लगभग 17 मीटर या 17.2 मीटर होनी चाहिए। डिस्टेंस, दूरी कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर। ये ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। फिर ध्वनि बूम क्या होता है, जब कोई चीज ध्वनि की स्पीड से भी तेज स्पीड से चले, वो होता है आपका ध्वनि बूम। जैसे सुपरसोनिक मिसाइल, वो क्या ध्वनि की स्पीड से तेज चलेगी, तो वहां पे क्या होगा, इस तरीके की प्रघाती तरंगे उत्पन्न होगी। वो तरंगे काफी ज्यादा हार्मफुल होगी, इफेक्ट होगी, काफी तेज ध्वनि होगी, वो इतनी तेज गूंजने वाली होगी कि वहां से जहां से गुजर रहा है उन ध्वनि की तरंगों के कारण वहां पे कांच टूट जाएंगे, दीवारों में दरार आ सकती है। तो ये वाला जो इफेक्ट बन पाता है, ये इफेक्ट क्या होता है, ध्वनि बूम, ध्वनि का बूम। फिर श्रव्यता का परिसर, मनुष्य की श्रव्यता का परिसर होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम वाली होती है अवश्रव्य तरंगे और 20 से ज्यादा होती है वो पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, अवश्रव्य में क्या होता है, भूकंप के समय निकलती है, भूकंप ज्वालामुखी के समय। इसको कौन सुन सकता है, हाथी, गेंडा और बड़े बड़े जो भी जानवर है, वेल, मछली, राइनोसोरस, जो गेंडा की जो प्रजाति है राइनोसोरस। और जो पराश्रव्य तरंगे ये कौन निकाल सकता है, सुन सकता है, चमगादड़, पारपाइज मछली, डॉल्फिन। चमगादड़ को और डॉल्फिन को तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, आगे इसमें देखेंगे कि राइनोसोरस 5 हर्ट्ज की ध्वनि आवृत्ति निकाल के आपस में संपर्क स्थापित करता है। दूध के शुद्धिकरण में अवश्रव्य का उपयोग किया जाता है। पराश्रव्य के उपयोग ज्यादातर इसमें काम आएंगे। पराश्रव्य के जैसे चूहे भी निकाल सकते हैं, शुलभ जो कि चमगादड़ से बचने के लिए इसको सुन लेता है और बच जाता है। फिर सफाई के लिए पराश्रव्य तरंगे काम में ली जाती है सफाई के समय। दूसरी चीज,
दोषों का पता लगाने के लिए ब्लॉक में, जैसे यहाँ पे दरार है, इस दरार का पता लगाया इस मशीन के द्वारा, तो वो पराश्रव्य तरंगे इसमें भेजी, अगर दरार हुई तो वो परावर्तित हो गई, इससे हमें पता लग गया पराश्रव्य तरंगों के कारण दरार का। ठीक है, फिर सोनार जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर भी पराश्रव्य ध्वनि तरंग काम में ली जाती है। फिर चिकित्सा के अंदर क्या, इकोकार्डियोग्राफी ईसीजी के अंदर ली जाती है। ईसीजी के अलावा आपके पास में अल्ट्रासोनोग्राफी में ली जाती है। अल्ट्रासोनोग्राफी से हम गर्भाशय बच्चे की जांच कर सकते हैं, गुर्दे की, गर्भाशय की, इनकी यकृत की जांच की जा सकती है। सर्जरी के अंदर गुर्दे के अंदर, यकृत के अंदर पथरी वथरी की इनकी जांच की जा सकती है। और उनको गुर्दे की पथरी को तोड़ करके भी, शल्य क्रिया मतलब उसको तोड़ करके भी टुकड़ों में, केवल इस ध्वनि के कारण उसको तोड़ के बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, मतलब टुकड़े कर दिए जाते हैं वो इस ध्वनि के कारण, इस ध्वनि की तरंगे भेज करके उस विशेष जगह पर ये पराश्रव्य ध्वनि की तरंगे भेजी जाती है, जिससे उस छोटी मोटी पथरी के टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के और भी उपयोग है, जैसे कीमती कपड़ों की धुलाई करने में, संसूचक यंत्र में, पथरी ट्यूमर का पता लगाने में, घड़ी या मशीनों के कल पुर्जों की सफाई करने में, है ना, चिमनियों के साफ करने में। अल्ट्रासोनिक और सोनार में क्या होता है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का जो प्रतिध्वनि है वो काम में ली जाती है। प्रतिध्वनि यानी कितनी देर में टकरा के वापस आ रही है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे तो भेजी जा रही है, लेकिन काम क्या आ रही है कि वो कितनी देर में टकरा के वापस आ रही है, इस टेक्नोलॉजी को उसमें उपयोग कर रहे हैं। सेम चीज चमगादड़ भी यही चीज काम कर रहा है कि वह पराश्रव्य ध्वनि तरंगे भेजता है और वातावरण में वो टकरा करके वापस आती है, उस चीज से वो पता लगाता है कि कौन सी चीज आगे कितनी दूर है। कारखानों की चिमनियों की कालिक सफाई करने में, एयरपोर्ट में धुंध या कोहरे को हटाने में, इसमें भी पराश्रव्य ध्वनि तरंगे काम में ली जाती है। और इसके अलावा कुछ और फैक्ट थे कि पुरुषों के वाक् तंतु 20, महिलाओं के 15, नम वायु का घनत्व कम होता है, इसलिए बारिश के बाद में ज्यादा दूर तक का साउंड हमें सुनाई देता है। मोर की, मेंढक की इनकी आवाज 1 डिग्री ताप बढ़ाने पर 0.61 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल बढ़ जाती है। WHO के अनुसार दिन में 55, रात को 40 और 65 से ऊपर शोर या फिर जो भी आपके पास में प्रदूषण, और 65 तक क्या है सुरक्षित स्तर। फिर 75 क्या है, 75 से ऊपर की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर राडार क्या है, वो रेडियो तरंगे, लेकिन हमारे पास काम क्या है, सोनार का। ठीक है, सोनार का आपको नाम याद रखना है, फुल फॉर्म याद रखनी है कि सोनार यही साउंड नेविगेशन एंड ट्रैकिंग, पानी के अंदर काम आती है। मेक संख्या क्या होती है कि जब आप किसी माध्यम की जो पिंड की चाल है उसके अंदर आप भाग देते हैं ध्वनि की चाल का, वो आपकी होती है मेक संख्या। ये 1 से 5 के बीच में तो सुपरसोनिक, और 5 से ज्यादा है तो हाइपरसोनिक। ठीक है, इतना ही हमारे पास में चैप्टर था, ध्वनि का चैप्टर काफी है। ये आज ध्वनि का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और क्लास पसंद आई है तो बस जुड़े रहिए, देखते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।